मॉडर्न फिजिक्स हम कवर करने जा रहे हैं वन शॉट में, और इसकी थ्योरी सबसे पहले हम थ्योरी कवर करेंगे और उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस होंगे जेईई मेंस के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे लेके आएंगे और हम इसको यहाँ पे साथों साथ इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और जो एक सारे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये पूरा जो वन शॉट की सीरीज है आपके पास आसानी से पहुंचती जाए, और ये आप अपने दोस्तों पे भी फॉरवर्ड करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ पाए और उनको इसका बेनिफिट हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो पूरी मॉडर्न फिजिक्स है उसमें स्पेशली उन जगहों को मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जहाँ पे आप बेसिकली प्रॉब्लम फेस करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के साथ अच्छा बात है कि काफ़ी अच्छा मार्क्स देता है आपको एग्जाम के अंदर में। एग्जाम जब आप देते हैं उस समय बहुत अच्छे मार्क्स इससे आते हैं। बस ये प्रॉब्लम ये होती है कि आप इसको सबसे लास्ट में पढ़ते हो, तो सबसे लास्ट में पढ़ते हो तो कई बार इसको अच्छे से करने के लिए, इसको समझने के लिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता, सफिशिएंट टाइम नहीं होता, या कई बार तो जो है ना इसको सबसे लास्ट में होने की वजह से कई बार इसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जा पाता। ओके, सो यहाँ पे लेकिन करने के बाद आप बेसिकली ये बहुत आसान तरीके से मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, और बहुत आसानी से आप ये पूरा फिजिक्स जो मॉडर्न फिजिक्स है वो आप कर पाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए मॉडर्न फिजिक्स सबसे पहला जो है वो मॉडर्न फिजिक्स देखते हैं इसको। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं, टॉपिक्स कवर करेंगे तो सारे टॉपिक्स थ्योरी, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट होगी, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट यहाँ पे होगी, यानी कि एक तरह से उसके बाद वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, जो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन यहाँ पे होगा, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स, और उसके बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल और एक्सरे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इसके साथ साथ हम रेडियो एक्टिविटी को भी कवर करेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स को भी हम कवर करेंगे इसी के अंदर में, ये वन शॉट के अंदर में। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं इसको। तो देखिए बेसिकली जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, शुरू में बोला ये समझा जाता था कि लाइट जो है ना सिर्फ एक वेव है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं, उन पार्टिकल्स को फोटोन बोलते हैं। इन फोटोन की स्पीड उतना ही होती है जो लाइट की स्पीड होती है। अब पार्टिकल है तो इनका भाई पार्टिकल अगर है तो मास क्या है, तो बेसिकली इनका रेस्ट मास जीरो होगा। रेस्ट मास जीरो का मतलब जब ये रेस्ट में आ जाएंगे पार्टिकल्स तो इनका जो मास होगा वो जीरो होगा, और जब तक ये चलते रहेंगे तब तक इनके पास डायनामिक, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जब तक ये मोशन में है तब तक इनके पास मास है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इनके पास मोमेंटम होता है और एनर्जी होती है। ओके, अब एनर्जी, फोटोन की एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? फोटोन की एनर्जी जो है, हर फोटोन के पास एक एनर्जी होती है, और वो एनर्जी हम निकाल सकते हैं E इक्वल टू H इंटू एफ, यानी कि E इक्वल टू H इंटू एफ, यानी कि उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। उसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू hc बाई लैम्डा। ओके, तो बेसिकली क्या है कि जो फोटॉन्स होते हैं कुछ सिचुएशंस में ये पार्टिकल नेचर को शो करते हैं, और कुछ जो सिचुएशंस होते हैं वहाँ पे ये वेव नेचर को शो करते हैं। कहाँ पे वेव नेचर को शो करते हैं? तो ये वेव नेचर को शो करेंगे जब अगर ये हम इसके डिफ्रैक्शन की बात करें, या इंटरफेरेंस बात करें, या पोलराइजेशन। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, इसमें ये वेव नेचर को शो करते हैं। ओके, और ये कुछ जगहों पे ये शो करते हैं पार्टिकल नेचर को, ठीक है ना, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल को ये शो करते हैं। तो यानी कि कुल मिला के ये ड्यूअल नेचर को शो करते हैं। ड्यूअल नेचर कहाँ पे ऐसा होता है भाई, कैसे आप समझ सकते हो? तो देखिए आप, बहुत आसान है। जब एनर्जी एक्सचेंज होता है उसमें ये पार्टिकल नेचर शो करता है। जब ये मोशन हो रहा होता है, यानी मूवमेंट हो रहा होता है फोटॉन्स का, तो ये वेव नेचर शो करता है। बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, ठीक है। फिर से सुनिए इसको कि एनर्जी एक्सचेंज हुआ, यानी एनर्जी एक्सचेंज जब करता है फोटॉन्स तो उस समय ये पार्टिकल नेचर को शो करता है, और जब
प्रोपेगेशन होता है, प्रोपेगेशन मतलब मूवमेंट जब होता है इसका, तो उस समय ये वेव नेचर को शो करेगा। कैसे हमें पता चला वेव नेचर इसका है? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी दिखा रहा है वो प्रॉपर्टीज है पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन के बाद इंटरफेरेंस, उसके बाद डिफ्रैक्शन, ये तीन प्रॉपर्टीज के बीच में की वजह से ये हम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये चीजें आप यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि प्रोपेगेशन ऑफ लाइट गवर्न बाय वेव प्रॉपर्टीज, और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो होगी वो जो होगा वो उसके पार्टिकल नेचर से गवर्न होगा, राइट। तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी इज बेसिकली, देखिए ये वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी जो है वो कोई नया चीज नहीं है, ये बेसिकली ये नेचर का एक जो ना नेचर में है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ये। तो ये क्या है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी? बेसिकली देखिए क्या बोला है इन्होंने, कि क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि वेव, अगर एक वेव है वो पार्टिकल का नेचर शो कर सकता है तो इसका रिवर्स भी ट्रू है, यानी कि पार्टिकल भी वेव का रिवर्स वेव का नेचर शो कर सकता है, राइट। वेव जब वेव जो है पार्टिकल नेचर को शो करता है तो इसका मतलब है कि इसका रिवर्स भी ट्रू होगा, ओके। तो वही चीज़ें, इसी को एक साइंटिस्ट थे जो इनका नाम था डी ब्रॉगली, उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली करके देखा और इसके बेसिस पे उन्होंने पाया कि हाँ ये बिल्कुल सही है। मतलब जैसे एक वेव शो करता है पार्टिकल नेचर, उसी तरह से एक पार्टिकल भी वेव नेचर शो कर सकता है। मतलब कि जो फोटोन, जो लाइट है, लाइट को पहले वेव समझा जाता था, मतलब सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर है ऐसा समझा जाता था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि नहीं, ये पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है। तो ये इसकी वजह से इसका ट्रू, मतलब इसका रिवर्स भी ट्रू है। मतलब एक पार्टिकल, एक बॉल अगर आप फेंकते हो, एक बॉल अगर आपके पास है, कोई मोशन में अगर दे दिया आपने, तो उसमें मतलब उसको क्या करेगा, वेव की तरफ, मतलब वेव जनरेट करेगा, वो वेव की, तो मतलब वेव जनरेट करेगा। और वो कोई बॉल हुआ, कोई पार्टिकल हुआ, कोई पत्थर वगैरह फेंका आपने, तो वो उसके मोशन की वजह से एक उसमें वेव को जनरेट करेगा। वो वेव को क्या बोलते हैं, मैटर वेव, और मैटर वेव की वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं, ओके। उससे पहले हम उस पर जाने से पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, कि सबसे पहले तो देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले कि फोटोन अगर है तो उसकी एनर्जी कितनी है, और एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। E इक्वल टू एच एफ फ्रीक्वेंसी है और hc बाई लैम्डा। इसका hc का वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे ये, तो इसका फाइनली जो आता है वो आएगा बहुत आसानी से यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे। और ये फॉर्मूला है, मतलब बेसिकली फॉर्मूला आता कैसे है, तो यहाँ से कर सकते हैं। आइंस्टीन फॉर्मूला, आइंस्टीन इक्वेशन है E इक्वल टू mc स्क्वायर, यानी मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बेसिस पे हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, आप इसको मतलब H और C का जो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपको वैल्यू जो आएगी वो आएगी 12375 ये वैल्यू आती है। ये किसकी वैल्यू है, तो ये HC की वैल्यू है। और कैलकुलेशन आसान हो, क्वेश्चन वगैरह हमारा क्वेश्चन को आसानी से हम कर पाए, इसके लिए हम इसको किसके बराबर लिखते हैं, इसके इक्विवेलेंट लिख देते हैं, 1 to 400 भी लिखते हैं इसको, क्योंकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है। याद रखिएगा लैम्डा को हमें एंगस्ट्रॉम में देना पड़ेगा, राइट। यानी कि कुल मिला के अभी तक हमने क्या देखा, फोटोन का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, मतलब सॉरी फ्रीक्वेंसी अगर कुछ दिया हुआ है उसका, तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, और यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू, मतलब अगर उसका वेवलेंथ दे रखा है तो हम उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है तब भी उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के यूज करके। सही है, समझ में बात। अब बात आती है कि मैंने बोला कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में बात करें, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। मतलब कि जो हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज बता रहा हूँ कि देखिए फोटोन जो है वो उसके पास एनर्जी है। अब एनर्जी है तो मोमेंटम भी उसके पास मतलब होगा, मोमेंटम भी होगा, क्योंकि एनर्जी और मोमेंटम जो होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, ओके। एनर्जी और मोमेंटम भी रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। अब क्या होगा कि पार्टिकल के पास, मतलब जो फोटोन है, फोटोन के पास मोमेंटम अगर है, और मोमेंटम जो होता है ना फोर्स से रिलेटेड होता है। कैसे रिलेटेड होता है, तो फोर्स क्या लिखते हो आप, फोर्स लिखते हो डेल्टा P बाई डेल्टा T, ऐसे लिखते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम,
ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ना, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और उसके बाद अगर आपको फोर्स पता है तो प्रेशर आपको पता होगा। प्रेशर की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, फोर्स बाय एरिया। बेसिकली थ्रस्ट बाय एरिया होता है, लेकिन यहाँ पे फोर्स बाय एरिया में लिख रहा हूँ। तो फोर्स बाय एरिया ये प्रेशर होता है। प्रेशर किसकी वजह से हो रहा है, तो रेडिएशन की वजह से। रेडिएशन की वजह से देखिए है ना, इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि भाई हम धूप में जाते हैं, हमें पता नहीं चलता भाई फोटोन हमें हिट कर रहे हैं, फोटोन हमारे ऊपर धूप पड़ रही है, इसका मतलब फोटोन हमारे पास आ रहे हैं, हमारे बॉडी को हिट कर रहे हैं। ओके, तो हमें बेसिकली हमें लगता है कि अरे क्या ही प्रेशर लगा रहा होगा। बेसिकली ये जो फोटोन होते हैं वो हमारे बॉडी के ऊपर एक प्रेशर जनरेट करेगा, और वो प्रेशर जो है किसी भी बॉडी के ऊपर जहाँ पे धूप गिर रही है वहाँ पे प्रेशर जनरेट करेगा। और प्रेशर क्योंकि रेडिएशन की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। ठीक है ना, रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं, राइट। तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके ऊपर चलते हैं, रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, आप समझ में आई बात। एनर्जी है फोटोन के अंदर, तो इसका मतलब मोमेंटम है। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, राइट, आगे आते हैं। तो इसको एनर्जी है तो मोमेंटम है, यानी अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो फोर्स है। अगर फोर्स पर यूनिट एरिया लेंगे तो वो प्रेशर है। और ये प्रेशर क्योंकि रेडिएशन की वजह से हो रहा है तो इसको रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। अब इसमें देखिए दो सिचुएशंस हो सकते हैं। अगर कोई ऐसे सरफेस में गिर रहा है जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है फोटोन, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, पूरी रिफ्लेक्ट हो गई, जैसे कि मिरर है, मिरर में लाइट आती है और क्या होती है कि वापस चली जाती है, यानी कि रिफ्लेक्ट हो रहा है, पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसे भी सिचुएशन हो सकता है कोई सरफेस हो जो पूरा इसको एब्जॉर्ब कर ले, सारे फोटोन्स एब्जॉर्ब कर ले। जैसे कि आप कोई ब्लैक वेलवेट ले ले, या जो है कुछ काली ले ले, यहाँ पे काजल ले ले, तो ये क्या करेगा, पूरा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा यहाँ पे। ओके, ऑलमोस्ट पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। तो ये कैसा सरफेस है उसके बेसिस पे पता चलता है कि ये रेडिएशन प्रेशर कितना रेडिएशन प्रेशर होगा, राइट। अगर मतलब कि अगर पूरी ऑब्जर्व कर ले तो जो प्रेशर होगा उससे डबल प्रेशर तब होगा जब ये पूरी रिफ्लेक्ट कर दे। उसी के बारे में हम यहाँ पे फॉर्मूले में करने जा रहे हैं। मतलब आप देखिए कि जो आ रहा था यहाँ पे जो फोटोन की एनर्जी आ रही थी, फोटोन की एनर्जी कितनी आ रही थी भाई, फोटोन की एनर्जी आ रही थी E = HF। ओके, यही तो आ रही थी ना, या इसको बोलते हैं hc/λ, ऐसे भी बोल रहे थे आप। तो ये आ रहा था। अब ये जो है ना यहाँ पे बेसिकली क्या है, तो E/c कर दिया, तो E/c कर दिया, तो E/c क्या होगा, h/λ। और ये क्या है, यही तो मोमेंटम है, जिसको यहाँ पे लिया गया है। देखिए E/c क्या है, मोमेंटम है, राइट, मोमेंटम है। आप बोलोगे सर कैसे है, ऐसे कैसे आ गया, तो देखिए बहुत आसान है। E = mc², ये तो भाई पता है आपको, आइंस्टीन इक्वेशन है। अब आपको पता है मोमेंटम होता क्या है। अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम लेंगे तो m × v, यानी उसका मास और उसकी स्पीड, ये मोमेंटम होता है। क्या हम इसको कर सकते हैं, तो देख लेते हैं एक बार। c को यहाँ पे ले आते हैं, c को डिवाइड कर देते हैं, तो दैट इज इक्वल टू m × c। और ये m × c ही तो मोमेंटम है ना, m × c भी तो, इसीलिए p प्रेशर जो होता है वो E/c के बराबर होता है, राइट। अब प्रेशर आ गया। अब प्रेशर के बाद इसमें एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि पूरी तरह से एब्जॉर्ब होने वाला सरफेस होगा तो क्या होगा, और पूरी तरह से, ठीक है ना, पूरी तरह से एब्जॉर्ब होने वाला सरफेस होगा तो क्या होगा, ऐसा मैं अभी बता रहा था आपसे। ठीक है, तो देखिए ये एक सरफेस हमने लिया, हमने एक सरफेस लिया, और इस सरफेस पे एक इंसिडेंट हो रहा है, ये वेव इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। और आउटपुट जो है ना, आउटपुट मतलब ये रिफ्लेक्ट जो हो रहा है वो जीरो है, तो इनिशियली जो आ रहा है मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू h/λ। ओके, h/λ ये मोमेंटम ये आ रहा है, देखिए ये जो लिखा हुआ है, राइट। और बाद में कितना है, p फाइनल कितना है, फाइनल मोमेंटम जीरो, क्योंकि पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर रहा है, ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया इसने। ओके, तो मोमेंटम, इसमें चेंज इन मोमेंटम कितना है बताइए, चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है भाई, तो फाइनल 0 है और इनिशियल कितना है, E/c है। फाइनल 0 है और इनिशियली E/c है, राइट, समझ में आई बात। तो ये चेंज इन मोमेंटम हो गया। और अब इसी को चेंज इन मोमेंटम जो आया, अब इसी को चेंज इन मोमेंटम आपको पता होगा, चेंज इन मोमेंटम
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, यानी कि 1 बाई, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो 1 बाई डेल्टा टी ई बाई सी। तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या क्या बोलते हो, फोर्स ही तो बोलते हो ना, फोर्स बोलते हो। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, राइट, ये डेल्टा है बेसिकली, तो ये चीज़ लिखा है। और इसी को आप थोड़ा सा अगर आगे लेके गए, मतलब कि ये चीज़ यहाँ तक तो मैंने किया ही है, ये फोर्स है, दिस इज द फोर्स। तो ये फोर्स आ गया आपको, यही फोर्स, ये डेल्टा है सब, ठीक है, डेल्टा है, तो ये आपका डेल्टा आएगा, करेक्ट है। अब इसी बेसिकली क्या है कि अब देखिए हम ऐसे सरफेस के लिए ले रहे हैं, कर रहे हैं यहाँ पे जो पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले, ऐसे सरफेस को हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला, तो अब इसको देखिए, अब ये आ गया आपका, और इसके बाद हमें एक टर्म आता है हमारे पास, क्या है, इसके बाद एक टर्म आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होता क्या है, इंटेंसिटी जो होती है बेसिकली, इंटेंसिटी होता क्या है, दैट इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ओके, दिस इज द एरिया, या ऐसे बोल सकते हैं इंटेंसिटी होता क्या है, तो पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया ही इंटेंसिटी होती है। पावर है क्या, एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर है क्या, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, पावर है क्या, एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने, देखिए मल्टीप्लाई किया तो क्या बच गया, ये बच गया पावर, ठीक है, पावर। और ये बेसिकली पावर की वैल्यू कितनी हो गई, आई इंटू इंटेंसिटी इंटू एरिया, राइट, ये चीज यहाँ पे आ गई। उसके बाद बेसिकली कुल मिला के जो आएगा ना, वो आएगा आपका फाइनल रिजल्ट। देखते हैं ये है क्या बेसिकली, तो दिस इज द पावर ओनली, ओके, दिस इज द पावर। और यहाँ से देखिए थोड़ा सा मैंने रिपीट करेंगे, ये फोर्स को यहाँ डेल्टा ई बाई डेल्टा टी को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो ये फोर्स का टर्म आ जाएगा, और फोर्स का टर्म आ जाएगा तो फाइनली हम जो वैल्यू पुट करेंगे, वो फाइनली वैल्यू पुट आएगा, ये आएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू पुट ये करेंगे तो इतना आ जाएगा ये चीज़। रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर ये कब है, जब ये फुल्ली कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव सरफेस है। अगर कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस होगा तो, और एब्जॉर्बिंग सरफेस जो होगा वो क्या होगा, तो एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए पी रेडिएशन जो होगा वो क्या होगा, इसका हाफ होगा, मतलब आई बाई सी होगा, आई बाई सी। ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, सॉरी कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए, और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखिए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए इसका डबल होगा, ओके, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ये डबल होगा इसके, ठीक है, डबल इसके लिए होगा। तो यहाँ पे राइट, अब इसके ऊपर क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन आप दिया हुआ है, हालांकि आप इसको कर सकते हैं क्वेश्चंस को अपनी तरफ से, ठीक है। तो अब मूव करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्योंकि यहाँ पे है थोड़ा टाइम कम रहता है हमारे पास, वन ऑफ इसका, और थोड़ा सा हम मूव करते हैं, फिर आएंगे क्वेश्चन पे। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, तो अभी मैं बता रहा था कि फोटोन जो है, फोटोन यानी कि लाइट को शुरू में सिर्फ वेव समझा गया था, और डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सोचा कि क्या जब एक वेव पार्टिकल नेचर शो कर सकता है, क्या इसका रिवर्स ट्रू है, इन्होंने पाया ट्रू है। अगर ट्रू है तो उसका वेवलेंथ भी होना चाहिए, यानी कि जो वेव बेसिकली जो वेव नेचर शो करेगा तो वेवलेंथ भी होना चाहिए। तो वेवलेंथ कितना होना चाहिए, तो ये वेवलेंथ का वैल्यू ये इन्होंने निकाल के दिया कि भाई ये लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। कैसे पाया, तो बेसिकली अभी आप इसको कर चुके हैं, कैसे क्या कर चुके हैं, अभी उस जस्ट लास्ट टॉपिक में आपने देखा कि जो मोमेंटम जो होता था वो क्या था, एच बाई लैम्डा। तो एच बाई लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, एच बाई पी हो जाएगी। अब पी की वैल्यू कितनी है, तो पी की वैल्यू है एच बाई एम इंटू वी, ये एम इंटू वी है इस पी की वैल्यू, ठीक है, ये आएगा इतना, राइट। तो ये मोमेंटम जो होगा, मोमेंटम की वैल्यू आएगी एच बाई पी, और इसकी वैल्यू जो आएगी पी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2km, अंडर रूट ऑफ 2km, ओके। मोमेंटम ये है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, देखिए अलग अलग फॉर्म में लिखने की जगह पे, मतलब ये लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम भी लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी भी लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि सबको एक साथ हमने लिख दिया। देखिए ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और अगर कोई चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो Q इंटू वी होती है, तो हम उसको ये भी लिख सकते हैं,
ओके, होपफुली कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब इसके आगे मूव करते हैं, यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ आया। अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात करें, ओके, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात करें, स्पेशली इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के में अगर बात करें तो उसका चार्ज भी आपके पास आपको पता होता है, और उसका मास भी पता होता है। चार्ज और मास दोनों पता है, तो उसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो इतनी आएगी। स्पेशली किसके लिए है, तो फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना, फॉर इलेक्ट्रॉन, ये फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट, समझ आई बात, राइट। एक क्वेश्चन कर सकते हैं आप कि यार इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस वन 50 वोल्ट का है, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है। अगर ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हो, लगा सकते हो। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, ओके। कोई दूसरा चार्ज होगा तो उसका चार्ज की वैल्यू हम डालेंगे, ठीक है। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी इतनी, लैम्डा की वैल्यू, और ये राइट, समझ में बात। तो ये होपफुली ये समझ में आ गया होगा, मतलब कि वैल्यू निकाल लिया आपने, राइट। और ये बेसिकली बोर्स मॉडल को समझने में हमें काफ़ी हेल्प करता है। बोर्स मॉडल को समझने में क्या हेल्प करता है भाई, तो बोर्स मॉडल को समझने में यानी कि उसका जो बोर्स लॉ है, आप बोर्स लॉ पढ़ते हो, बोर्स लॉ, उसमें आप देखते हो कि देखिए उसमें एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि लीनियर मोमेंटम जो होता है, लीनियर मोमेंटम वो क्या होता है, लीनियर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी कि लीनियर मोमेंटम जो होता है वो यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए ये वेवलेंथ है इतना, दिस इज द वेवलेंथ, और ये भी यहाँ से यहाँ तक ये भी वेवलेंथ है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक भी वेवलेंथ है, ये वाला है ना। तो ये वेवलेंथ ये दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक सारा वेवलेंथ, समझिए बात, ये वेवलेंथ दे रखा है। अब ये बोल रहा है, इनका ये बोलना कहा है कि ये जो इसका वेवलेंथ जो है वो मतलब ये इस तरह से बोलता है कि ये सपोज करिए कि यहाँ पे h लैम्डा इक्वल टू h/mv लिखा है, और 2 यानी कि सर्किल कोई भी इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में, उन्हीं सर्किल में घूम सकता है, उन्हीं ऑर्बिट्स में या उन्हीं सर्किल्स में घूम सकता है जहाँ पे उसका जो ये होगा वेवलेंथ या उसका इंटीग्रल मल्टीपल वेवलेंथ यानी n लैम्डा, और या उसका जो है ना वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल हो, यानी कि जो रेडियस सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस वो उसके वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल में हो। ये चीज़ यहाँ पे बोला जाता है, राइट। समझिए बात कि मतलब ये, और सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जिनका सरकमफेरेंस जो होगा, पूरा सर्किल जो आप घूम रहे हैं वो लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अगर उसी को थोड़ा मैनिपुलेट किया गया तो ये आया आपका mv/r इक्वल टू nh/2 पाई, मतलब कि ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम जो है h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ समझने में आसानी होती है। आते हैं अब उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर बात करें, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि ये मॉडल कैसा था। ये आपका जो है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिकली अर्ली एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आपको पता है जे थॉमसन आया, प्लम पुडिंग मॉडल जो था उसमें ये था कि भाई ये चीज़ आपको मेरे ख्याल से बहुत आसान है और होपफुली इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और रदरफोर्ड वाले में देख लेते हैं। रदरफोर्ड में क्या किया इन्होंने, अल्फा पार्टिकल से बोम्बार्डमेंट किया गोल्ड फॉइल के ऊपर, और गोल्ड फॉइल में देखा इन्होंने कि स्कैटर हो रहा है, तो उससे उन्होंने कंक्लूजन निकाले, ठीक है ना। अब कंक्लूजन निकाले कि सारा पॉजिटिव जो सारा मास उसके सेंटर में है। सेकेंड की जो सेंटर में जो भी है वो पॉजिटिवली चार्ज है, राइट। ये चीज़ इन्होंने निकाला, लेकिन फिर क्या है कि उसमें ये कमी निकली कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं वो एक्सेलरेटेड होते हैं, तो रेडिएट करेंगे, रेडिएशन निकालेंगे, और रेडिएशन निकलेगा तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो धीरे धीरे वो जाके सेंटर में हिट करेगा, यानी कि खत्म हो जाएगा, एटम खत्म हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये इसको लेके इन्होंने जस्ट उसके बाद इसको कमी को दूर करता हुआ ये बोर्स हाइड्रोजन एटम आपका यहाँ पे आया, ठीक है। बोर्स हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आया। बोर्स हाइड्रोजन एटम मतलब ये जो बेसिकली मॉडल है,
ये मॉडल बोर्स मॉडल वो हम लोग फॉलो करते हैं अभी भी। तो ये किसके लिए बेसिकली डिफाइन किया गया है, तो ये डिफाइन किया गया हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब कि वो एटम्स जिनके आउटर सेल में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, बस एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो, यानी न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस के बाद एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे एटम के लिए ही हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं इसको, राइट। तो हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन साथ में अगर मैं बोलता लिथियम की बात करें या कोई दूसरा बात करें, तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाता है, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है। ओके, तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही वैलिड है, डिफाइन किया गया। पहला इन्होंने बोला, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि भाई जिसमें मन किया, इन्होंने पहला बोला कि ऐसा नहीं कि जिसमें मन किया उसी में इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में मिलेगा, मतलब बेसिकली ये सर्कुलर ऑर्बिट्स में मिलेगा। इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, ओके, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, और वो ऑर्बिट जो है ना स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं उनको स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। वो क्या होगा, तो सर्कुलर ऑर्बिट में होगा, सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट में, और उनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। ओके, ये जब तक ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रहेंगे, यानी कि रोटेट करेंगे, तो इसमें डज नॉट इमिट, जब इस ऑर्बिट्स में सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं तो यहाँ पे रेडिएशन को इमिट नहीं करते हैं, ये इन्होंने बोला। सर्कुलर ऑर्बिट में होंगे, ये सर्कुलर ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं, और इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में जब तक घूमता रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ठीक है। एनर्जी कब रेडिएट करेगा, तो सेकेंड वाले में बोला उन्होंने, सेकेंड में बोला कि एनर्जी तभी रेडिएट करेगा जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। मतलब ये है, सपोज करिए ये न्यूक्लियस है, और एक ऑर्बिट ये है, और एक ही ऑर्बिट ये है, तो अगर अपने ऑर्बिट में घूमता रहेगा तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर एक से दूसरे में जंप करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ जंप किया, या यहाँ से यहाँ जंप किया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ जंप किया, यहाँ से जंप किया, तभी एनर्जी रेडिएट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। जब ये इसको यहाँ से यहाँ ये करेगा, जब यहाँ से यहाँ जंप मारेगा, तो एनर्जी रेडिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी होती है, यहाँ पे कम एनर्जी होती है। और अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो एनर्जी लेगा, ये एनर्जी लेगा, तभी ये जो है ना, तभी ये जंप करेगा, राइट। और ये एनर्जी कितने के बराबर होगी, तो ये एनर्जी होगी, ये एनर्जी आप निकाल सकते हैं, ये एनर्जी दोनों ऑर्बिट्स के जो डिफरेंस होते हैं उन डिफरेंस के बराबर देनी पड़ेगी। ये जो एनर्जी जो होगी डेल्टा ई, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस के जो उनके एनर्जी का डिफरेंस जो होगा, उस एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। ओके, यानी जो ये फोटोन यहाँ से निकलेगा, मतलब एनर्जी जो रेडिएट करेगा, एनर्जी फोटोन जो निकलेगा यहाँ से, फोटोन क्यों निकलेगा, क्योंकि एनर्जी का जो डिफरेंस आया है, एनर्जी का जो डिफरेंस आया है, उतना एनर्जी का फोटोन वो बना देगा, फोटोन बना के उसको बाहर कर देगा। ओके, अगर आप इसमें एंटर कराना, मतलब जंप कराना चाहते हो यहाँ से यहाँ, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो फोटोन के फॉर्म में आपको यहाँ पे एनर्जी देनी होती है। तो ये जो एनर्जी है, उतने जितना जो दोनों ऑर्बिट्स के बीच का जो डिफरेंस है, उतने डिफरेंस के बराबर का फोटोन आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, फोटोन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से थर्ड में, तो ये हो गया, समझ में आया। दूसरा, एनर्जी को कैसे एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज कैसे होता है, ये डिफाइन करता है। ओके, सेकेंड लॉ जो है बोर्स मॉडल का जो सेकेंड पॉइंट है, वो एनर्जी एक्सचेंज कैसे करते हैं, कैसे होता है इसमें, तो उसके बारे में बात कर रहा है। हर समय एनर्जी रेडिएट नहीं करता रहता है। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में ये मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। ओके, मतलब इनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्वांटाइज होता है। वो जो है ना, एंगुलर मोमेंटम जो होता है, ये देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे आप, तो इनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम वो क्वांटाइज्ड होगा। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। ओके, एंड मैग्नीट्यूड फॉर इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, यानी कि एंगुलर मोमेंटम ये घूम रहा है इसमें, तो ये घूम रहा है, अगर तो घूम रहा है तो इसका सपोज करें कि एम वी स्पीड है और आर है, तो एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी आर, दैट इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, यानी कि h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी ये रह जाए, उन्हीं ऑर्बिट्स में रहेगा जिन ऑर्बिट्स में इसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, n जो है वो इंटीजर है। ओके, दिस इज द इंटीजर।
करेक्ट है, सही है, यानी कि उन्हीं। और अब यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे याद रखेंगे, एंगुलर मोमेंटम, एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। यहाँ पे होपफुली समझ में आ गया होगा, यहाँ पे चीज़ें बहुत आसान है, राइट। उसी के बेसिस पे ही इसका इस्तेमाल करके और इसका रेडियस निकालते हैं हम लोग, रेडियस निकालते हैं, अलग अलग रेडियस हम निकालते हैं। तो सपोज करें कि ये रेडियस है, इसका रेडियस है, ये रेडियस यहाँ पे n इक्वल टू 1 है, फिर सेकेंड n इक्वल टू 2 है, ये है थर्ड n इक्वल टू 3 है। तो ये रेडियस आप निकाल सकते हैं, रेडियस आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी, आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू ए, ओके, एन स्क्वायर इंटू ए, रेडियस की वैल्यू इतनी आएगी। स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड इतनी होगी, देखिए स्पीड जो आएगी वो निकालेगी। कैसे आएगा रेडियस, तो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड हो रहा है वो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से प्रोवाइड होता है, और साथ में इसका भी यूज करके हम निकालते हैं, ठीक है। और जहाँ पे ए की वैल्यू जो आएगी, ये ए की वैल्यू कितनी आएगी, 0.529, जो कि अप्रोक्सीमेटली हम 0.53 के बराबर लेते हैं, ओके। तो 53 के बराबर लेते हैं, ये चीज़ करेक्ट है। उसी बात स्पीड जो होगी, और यहाँ पे v स्पीड जो होगी वो c/137, ये किसके लिए है, तो ये है किसके लिए भाई, ये है हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन लाइक एटम होगा, तो हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन के जैसा, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास हो, भले ही हो सकता है उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, 2, 3, 5 कुछ भी हो सकता है। तो वैसे केसेस में क्या करते हैं, इसी का फॉर्मूला में हल्का चेंजेस हो जाएगा, बस उसके बाद और कुछ नहीं, इसी का फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। देखिए ये याद रखना है, एनर्जी कितनी होती है, -13.6/n²। अब अलग अलग ऑर्बिट्स के यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाएंगे आप, n की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे आप कितना, n की वैल्यू पुट करिए, n की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, E1, n की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, -3.4 जैसा दे रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 -1.51, ठीक है ना, ये आती है। तो इसी तरह से इन्फिनिटी पे एनर्जी जो होती है 0 होती है, मतलब जब बाहर चला जाएगा ऑर्बिट के तो इतना हो जाएगा, ओके। मतलब पूरी तरह से बाहर चला गया तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, 0 हो जाएगी, राइट। अब यानी कि बाहर पूरी तरह से बाहर चला जाए उस समय क्या बोलेंगे कि ये आयनाइज हो गया, आयनाइजेशन हो गया। तो आयनाइजेशन हो गया मतलब आयनाइजेशन एनर्जी हम निकालते हैं, और ये आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, ये आयनाइजेशन एनर्जी होगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, तो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट और सबसे अंदर वाला ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो एनर्जी डिफरेंस सबसे, ये ना ये एनर्जी डिफरेंस जो आएगा ओह, ये एनर्जी ही आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ओके। यानी कि सबसे आउटर मोस्ट सेल और सबसे अंदर वाला सेल, n=1 वाला सेल, उसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा ये एनर्जी डिफरेंस ही आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन लाइक एटम अगर है तो हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब कि अगर मान लीजिए कि लिथियम है, सॉरी Li, सो समझ करके आप Li है या कुछ हीलियम है, चाहे कोई दूसरा भी ले सकते हैं जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 नहीं है, 1 के अलावा दूसरा कुछ है। तो और लेकिन ये बोला गया आपको कि हाइड्रोजन लाइक एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो वहाँ पे जो है ये चीज़ें आपको हेल्प करेगा, और ठीक है ना, यहाँ पे हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। Rn की वैल्यू ये आएगी, A0 की वैल्यू कितनी है, A0 की वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू आपको अभी देख चुके हैं हम लोग, c/137 लास्ट पेज पे। इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब इसकी वैल्यू आप Z इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, दिस इज द एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर ये आएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये आएगा, करेक्ट है। चलिए, तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आप याद रखेंगे। अब इमिशन जो होता है, इमिशन देखिए यहाँ पे ही हो गया। अब इमिशन के लिए क्या होता है कि इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, किसी भी एटम में नॉर्मली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, या ऐसे बोले कि जो पूरा एटम जो होता है वो अपने ग्राउंड स्टेट में रहता है।
ओके। नॉर्मली कोई भी एलिमेंट लेंगे आप, उसका जो एटम होता है वो ग्राउंड स्टेट में रहेगा, रहता है नॉर्मली, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट में रहता है। लेकिन क्या होता है कि जब आप उसमें एनर्जी देंगे, आप एनर्जी देंगे तो क्या होता है कि जब एनर्जी देंगे तो जो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो नॉर्मल स्टेट में है वो ऊपर वाले ऑर्बिट में चले जाते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करके, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और ऊपर वाले ऑर्बिट में चले जाएंगे, क्योंकि आपने दो ऑर्बिट के बीच का जो गैप है उसके बराबर का आप एनर्जी यहाँ पे दे रहे हैं, जैसा कि बोर्स मॉडल में उसके सेकेंड पॉइंट में आपने देखा था। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि बेसिकली ये बेसिकली हमें इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे समझ गए कि यहाँ पे ले लेते हैं, इसको समझते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। यहाँ पे प्लस न्यूक्लियस है, यहाँ पे ऑर्बिट है, सपोज करें कि ऑर्बिट्स हैं इनके, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ये ऑर्बिट्स है, n इक्वल टू 1, 2, 3 ऐसे ऑर्बिट्स है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो कि नॉर्मली क्या होगा, सपोज करें कि ये यहाँ पे है n इक्वल टू 1 में, ठीक है ना, ये n इक्वल टू 1 में हमारा जो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब क्या करते हो, जब आप एनर्जी दोगे तो ये यहाँ पे किसी मतलब अगर इन दोनों के बीच के गैप के बराबर का एनर्जी, भाई इसका एनर्जी, इसके एनर्जी के गैप का बराबर का एनर्जी आप दोगे तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अगर यहाँ ये क्या होगा कि अगर सपोज करिए कि यहाँ इन दोनों के बीच के गैप का एनर्जी दोगे तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब एक बार यहाँ पे चला गया तो क्या होगा कि यहाँ से मतलब ये चला गया, मतलब क्या हुआ कि सपोज करिए आपने इस तरह के बहुत सारे एटम्स हैं आपके पास, सैंपल में बहुत सारे एटम्स हैं इस तरह के 100 एटम्स मान लीजिए, और उसके बाद हमने फोटॉन्स वहाँ से डाली, ओके, जो अलग अलग एनर्जी की फोटॉन्स डाली, तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है उसके बराबर का एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेगा ये एटम। सपोज करिए इधर से जो है ना फोटोन डाला जा रहा है, फोटोन यानी कि लाइट आ रही है, और यह फोटॉन्स आ रहे हैं, बेसिकली फोटोन आ रहे हैं, एनर्जी अलग अलग एनर्जी के फोटोन आ रहे हैं, अलग अलग एनर्जी के फोटोन दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इनके बीच का गैप का एनर्जी, इनके एनर्जी गैप का फोटोन यहाँ पे इसको मिला तो ये क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हायर स्टेट में चला जाएगा, मतलब दूसरे ऑर्बिट में चला गया। अगर इसके बीच का जो गैप है इसके बराबर का एनर्जी यानी यहाँ से मिल रहा है तो ये यहाँ पे चला गया, हायर स्टेट में चला जाएगा, हायर स्टेट में चला गया, ठीक है। अब ये भाई तो अब क्या किया, सपोज कि ये जो है ना क्या हुआ कि इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ये इस एटम ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया और सपोज करिए इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब यहाँ पे एक हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीन लगा रहे हैं और स्पेक्ट्रम फाइंड आउट कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये क्या होगा, ये सारे जो स्क्रीन पे जब आएंगे फोटॉन्स, ठीक है ना, ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे जब फोटोन आएंगे तो ये और ये तो गायब है क्योंकि ये रास्ते में ही ये ऑब्जॉर्व हो चुका है, तो ये और ये यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिखाई देंगे। और बाकी कौन दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, स्क्रीन के ऊपर ये सभी दिखाई देंगे, बस ये दिखाई नहीं देंगे, ये दिखाई नहीं देंगे। तो ये जो अभी जो बेसिकली यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम मिला है इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्ब हुआ है तो हम इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब एक बार क्या होता है कि सपोज ये कि एक बार ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुका, तो एब्जॉर्ब हो चुका तो क्या हो गया कि यानी कि हायर स्टेट में चला गया। अब हायर स्टेट में चला गया तो क्या होगा, देखिए कि हायर स्टेट में जाने के बाद भाई कितने देर तक हायर स्टेट में रहता है, तो हायर स्टेट में रहता है 10⁻⁸ सेकेंड तक ही हायर स्टेट में रहेगा। फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद ये क्या करेगा कि यहाँ सपोज करिए यहाँ पे पहुंचा है तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे आ सकता है, ये या डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे भी आ सकता है, या यहाँ पे गया और यहाँ से यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ से यहाँ आ सकता है, या तो डायरेक्टली यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। मतलब बोलने का है कि जब लोअर स्टेट में रहेगा, मतलब जब ग्राउंड स्टेट में रहेगा तो एनर्जी लेके सीधे किसी भी ऑर्बिट में चला गया, जितने के बराबर का एनर्जी आपने दिया
उस ऑर्बिट में चला गया। लेकिन जब एक बार एक्साइट हो मतलब हायर स्टेट में चला गया, तो हायर स्टेट में आएगा तो अब भाई डायरेक्ट भी आ सकता है वापस, या इसके नीचे यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर जंप मार के यहाँ पे आएगा। बोलने का है मतलब कि जो एब्जॉर्ब करता है तो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट से किसी पर्टिकुलर हायर स्टेट में जाता है जितने के बराबर का एनर्जी दे रहा हो। चाहे इसके बराबर का दे रहा हो तो यहाँ पे जाएगा, इसके बराबर का दे रहा हो तो यहाँ पे जाएगा। लेकिन जब वो ठीक है, जब आप एनर्जी ये रिलीज करेगा, जब एनर्जी निकल रहा होगा तो ये यहाँ से यहाँ मतलब डायरेक्ट भी आ सकता है यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में, या फिर बीच में इंटरमीडिएट ऑर्बिट्स में जाता हुआ भी आ सकता है। मतलब यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से आ गया, ये भी हो सकता है। अब यहाँ से जब जंप करेगा तो ये क्या करेगा, ये एनर्जी निकालेगा फोटोन के रूप में। ये एनर्जी जो है वो निकालेगा ये फोटोन के रूप में, ये एनर्जी जो है वो निकालेगा फोटोन के रूप में, ठीक है। ये एनर्जी ये फोटोन के रूप में निकालेगा, ठीक है। जब यहाँ से आ जाएगा तो ये फोटोन के रूप में निकालेगा, यहाँ से आ जाएगा तो फोटोन के रूप में निकालेगा। यानी कि अब ये जो फोटोन के रूप में निकाला, इसका एनर्जी कितने के बराबर होगा बेसिकली। तो ये जो हम जब क्या करते हैं, जब ये फोटोन जो निकलते हैं इनको हम फिर से एक स्क्रीन पे लेते हैं, स्क्रीन पे लेते हैं, और ये स्क्रीन पे जो हम ये लेंगे फोटोन्स, तो इसको बोलते हैं फोटोन्स। जो यहाँ पे दिखेंगे यानी अलग अलग एनर्जी के फोटोन दिखेंगे, हम बोलेंगे ये क्या है, यहाँ पे इमिशन स्पेक्ट्रम है, क्योंकि इमिशन हो रहा है तो इमिशन की वजह से जो स्पेक्ट्रम मिला हमें। स्पेक्ट्रम का मतलब कि जो अलग डिफरेंट एनर्जी के जो डिफरेंट एनर्जी या डिफरेंट वेवलेंथ अरेंज किया हुआ एक क्रम है या एक चार्ट है जो डिफरेंट वेवलेंथ को यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो इमिशन स्पेक्ट्रम मतलब जब यहाँ से इमिशन हो रहा है तो उस समय जो उसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, करेक्ट है, राइट। अब इसकी वैल्यू मतलब कितना वेवलेंथ निकला, वेवलेंथ जो है वो वेवलेंथ है कितना, तो वेवलेंथ है कितना उसका वो निकालने के लिए, वो फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो है ना, देखिए यहाँ पे जो निकालेंगे तो कितना वेवलेंथ है, वेवलेंथ यानी कि उसका यानी एनर्जी कितनी होगी, एच सी बाई लैम्डा होगा यहाँ पे। तो एच सी बाई लैम्डा एनर्जी कितनी होगी, ये एनर्जी होगी इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल, और इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल कितनी है तो इतनी एनर्जी है, फाइनल कितनी है इतनी एनर्जी है, ठीक है, इतनी एनर्जी है। तो ये जो है ना आपका इतनी एनर्जी है। यहाँ पे बेसिकली अगर करना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू ये, इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। तो ये फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। आप बोलेंगे सर इनिशियल एनर्जी, यहाँ पे तो फाइनल माइनस इनिशियल होना चाहिए। देखिए एनर्जी, फोटोन की एनर्जी पॉजिटिव होती है, फोटोन की एनर्जी पॉजिटिव होती है। और ये याद रखिएगा कि बाहर वाला जो ऑर्बिट है ना, इसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है और इसकी एनर्जी कम होती है, ओके। ये ज़्यादा एनर्जी होती है, कम होती है। तो जब वहाँ से यहाँ आ रहा हो तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी आ रहा है, तो हाई में से लो को घटाते हैं। अगर यहाँ से यहाँ जा रहा होता तो यहाँ फाइनल से इनिशियल को घटाते, क्योंकि ये हाई है, ओके। यहाँ पे क्योंकि इसकी खुद यहाँ ज़्यादा एनर्जी होती है और इसकी कम होती है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी करेंगे। ये चीज़ मतलब कोर और कुल मिला के एनर्जी जो है ना फाइनल पॉजिटिव आना है, और ये पॉजिटिव जो आना है वो देख सकते हैं यहाँ पे। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की इन्होंने, तो पुट की जिससे इसको मैनिपुलेट किया और पुट की तो इतनी आएगी। और यहाँ से क्या करेंगे, एच सी को लेके डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो एच सी को लेके डिवाइड कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आती है इसको हम इसको एक वैल्यू ले लेते हैं, क्या हम आर ले लेते हैं, और जिसको हम रीडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो रीडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, ये चीज़ रीडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं ये फॉर्मूला, ठीक है ना। अब कौन से ऑर्बिट से मतलब बेसिकली अब क्या होता है कि किस ऑर्बिट से जंप, मतलब किस ऑर्बिट में जंप हो रहा है उसके बेसिस पे हम नाम देते हैं कि ये बेसिकली क्या नाम है इसका, जंप जो सीरीज बन रही है क्या मतलब है इसका, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको यहाँ पे समझने वाली चीज़ है। सपोज करो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, है ना, और ये फिफ्थ ऑर्बिट। ये क्या है, n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, ठीक है। ये ऑर्बिट है यहाँ पे।
अब देखिए जो क्या होगा कि कोई ऑर्बिट कोई सपोज करिए कि जो ना कोई n=1 से और जंप करके चला गया n=2 में, तो n=1 से 2 में चला गया, तो सॉरी 2 में चला गया, 2 से जंप करके मान लीजिए कि यहाँ पे आया। लैंडिंग किस में हो रही है, इसकी लैंडिंग हो रही है n=1 में। सपोज करिए कि यहाँ पे है और यहाँ से जंप हो रही है n=1 में, यहाँ पे है, यहाँ से जंप हो रही है n=1, यहाँ पे है और जंप हो रही है n=1 में। मतलब लैंडिंग किस ऑर्बिट में हो रही है, जंप फाइनल जंप किस में मिल रहा है, किस ऑर्बिट में हो रहा है, वो n=1 में। तो n=1 में ये देखिए ये है फाइनल, अगर ये है जो फाइनल ऑर्बिट, ये फाइनल ऑर्बिट अगर 1 है यानी लैंडिंग पेज सॉरी लैंडिंग ऑर्बिट 1 है, तो उससे करस्पॉन्डिंग जितने ये फोटॉन्स मिल रहे हैं, ये इसकी जो सीरीज मिल रही है, यानी जितने फोटॉन्स मिल रहे हैं ये सारे के सारे उस जो ना लाइमन सीरीज में आते हैं। मतलब जो सीरीज बनता है ये पूरा सीरीज, इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज में के अंदर में आते हैं। मतलब कहीं से भी आ रहा हो जंप करके, अगर n=1 में जंप कर रहा है, तो ये जो फोटॉन्स की सीरीज बन रही है हम बोलते हैं लाइमन सीरीज में ये लाई करेंगे, और इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। देखिए इसकी एनर्जी, ये गैप जो होता है ना, सबसे बड़ा ज़्यादा गैप ये होते हैं इसके इनके बीच में एनर्जी का गैप, तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये है इससे ज़्यादा और एनर्जी है, इससे ज़्यादा और एनर्जी, इससे ज़्यादा एनर्जी है। तो जो सबसे ज़्यादा मतलब ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो एनर्जी ज़्यादा होती है तो भाई आपको जब स्पेक्ट्रम आप देखते हो, स्पेक्ट्रम में क्या होता है, गामा रे, फिर एक्स रे आता है, फिर अल्ट्रा वायलेट रे आती है, फिर लाइट आती है, फिर इंफ्रारेड आती है ना। तो ये जो कौन से रेंज में लाई करेंगे भाई, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। इंफ्रारेड मतलब ये अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट मतलब लाइट वाले रेंज से भी ज़्यादा है, विजिबल रेंज से भी ज़्यादा है, तो मतलब एनर्जी इनकी, तो इसको इसमें होंगे तो अल्ट्रा वायलेट में लाई करेंगे। ये बार्मर सीरीज जो है यहाँ पे, दिस इज अल्ट्रा वायलेट यूवी, ठीक है ना, जिसको हम यूवी भी बोलते हैं, यूवी में लाई करेंगे, ये यूवी रेंज में लाई करेंगे, करेक्ट है। उसके बाद सपोज करिए कि ये अगला अगर मैं बोलता हूँ कि n=2 में, सपोज यहाँ जंप करके चला गया और यहाँ पे यहाँ से कहाँ आ रहा है, यहाँ से आ रहा है n=3 में, यहाँ पे गया, यहाँ से कहाँ आ रहा है, फिर से n=3 में, यहाँ पे गया, यहाँ पे मतलब ये एक्साइट होकर चला गया यहाँ पे, और जब आ रहा है वापस, तो आने के लिए तो भाई किसी में भी आ सकता है, इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, या डायरेक्टली आ सकता है यहाँ से, या डायरेक्ट यहाँ से यहाँ से यहाँ आ सकता है। तो अगर ये लैंड कर रहा है n=2 में, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी निकलेगा, फोटोन निकलेगा, वो एक सीरीज बनाता है। सीरीज बनाता मतलब एक सीरीज में रहेगा, वो सीरीज कौन से बोलेंगे, तो बार्मर सीरीज। ये किस में है, ये विजिबल रेंज में लाई करता है, विजिबल रेंज में लाई करता है। उसी तरह से आपकी लैंडिंग किस में हो रही है, तो लैंडिंग अगर मान लीजिए इसमें हो रही है n=3 किस में, n=3 में, यहाँ पे और यहाँ पे लैंडिंग हो रही है, तो इसको पास्शन ब्रैकेट पी फंड ऐसे करके इनका नाम देते हैं, ठीक है ना, इनका नाम देते हैं, अलग अलग नाम देते हैं। देखिए लाइमन, बार्मर, पास्शन, ये इंफ्रारेड में लाई करेगा, ये तीनों इंफ्रारेड में, पास्शन ब्रैकेट पी फंड, ठीक है ना, लाइमन, ये तीनों जो होंगे ये किस में होगा, ये इंफ्रारेड में लाई करेंगे, ठीक है। तो इंफ्रारेड में लाई करेंगे, ध्यान में आप रखिएगा। तो ये सीरीज मिलेगी। उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। फाइंड द लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन, ओके, इन व्हाट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो ये क्या है, इसको कर लेते हैं फाइनल, इसको देख लेते हैं, प्लस है, तो ये ऑर्बिट, ये तो बोल रहा है कि देखिए लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बेसिकली लाइमन कब बोलेंगे, जब लैंडिंग ऑर्बिट n=1 हो, ये n=1, तो यहाँ से अगर आएगा तो सबसे कम एनर्जी होगा, और सबसे दूर से आएगा, कहाँ से आएगा, n=∞, से आएगा, तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। यानी कि सबसे फॉर मिनिमम एनर्जी क्या होगा, फॉर मिनिमम एनर्जी n जो होगा n=2, ओके, n=2, और फॉर मैक्सिमम एनर्जी
फॉर मैक्स मतलब एन इनिशियल ये फॉर मैक्स एनर्जी, ओके, एन इनिशियल की वैल्यू होगी इन्फिनिटी होगी, एन फाइनल तो 1 ही होगा, एन फाइनल जो है ना, एन फाइनल इक्वल टू 1, करेक्ट है। तो इसी का यूज करके हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 1.097 × 10⁻⁷, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये क्या क्या चीज़ें वेरी चेंज होंगी, ये यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइंस। अब ये आप देख रहे होंगे कि कितने नंबर ऑफ लाइंस मैक्सिमम, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस आपको मिलेंगे जब ये होगा मूव करेगा, ठीक है। मतलब क्या है इसका बोलने का मतलब है कि प्लस यहाँ पे है और 1 2, तो यहाँ से भाई ये जंप कर रहा है 1, यहाँ से आ रहा है जंप, मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, देखिए इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा मिटा लेता हूँ इसको, ठीक है, मिटा लेता हूँ इसको, राइट। कितने सपोज करिए यहाँ पे गया, कौन से पे गया है, तो n = 3 में गया है, n = 3 में गया, तो कितने नंबर ऑफ इमिशंस हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल इमिशंस हो सकते हैं। देखिए कोई मिक्सचर जो होता है ना, मिक्सचर में बहुत सारे एटम्स होते हैं, ओके, हजारों लाखों एटम्स होते हैं, तो सारी पॉसिबिलिटी कवर हो जाती है। मतलब जितने कोई एक यहाँ से यहाँ आया, कोई दूसरा आइटम यहाँ से आया, कोई दूसरा तीसरा आइटम यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से आया, तो ऐसे कितने तरह के अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रम मिलेंगे, या कितने तरह के जो पॉसिबिलिटी बन सकती है इनके जंप करने की, वो चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ, तो उसके करस्पॉन्डिंग लाइंस मिलेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ एक, दो लाइंस मिले, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ निकलेगी, इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ ये इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकलेगी, ठीक है। कितने टोटल है, 1 2 3, ठीक है ना, कितने हैं, 1 2 3, 3 है। अब ये यानी कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ लाइंस बन सकती है, मान लीजिए यहाँ पे अगर 4 ऑर्बिट करो, 5 ऑर्बिट करो, कितना नंबर ऑफ लाइंस होंगे, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस इतने होंगे। अगर इस फॉर्मूले में इस्तेमाल करूँ तो यहाँ पे n = 3 × 3 - 1/2, ये कितने होंगे, तो ये 3 × 2 = 2, तो ये 3 के बराबर ही होंगे। देखिए 3 तो आया ना, 1 2 3, 3 ही लाइंस मिलेंगे, मतलब 3 जो है ना नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगे, तो ये यहाँ से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब n जो है इंक्रीज करेगा, जब n इंक्रीज करेगा, ओके, n तो क्या होगा, हाइड्रोजन लाइगेटर में तो क्या क्या चीज़ें बढ़ती है, क्या क्या चीज़ें घटती है, रेडियस बढ़ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, टोटल एनर्जी बढ़ जाएगा, ओके, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाएगा। क्या क्या घटेंगी, ओके, तो क्या क्या घटेंगी, तो यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा, ओमेगा घट जाएगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा और ओमेगा घट जाएगा, और स्पीड भी जो है ना, स्पीड भी घट जाएगा, भी है ये स्पीड ओमेगा, क्योंकि ओमेगा घटेगा तो भी = ओमेगा होता है ना, तो भी ये होगा, तो इस तरह से आ जाएगा आपका, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक आपने कर लिया होगा, और यहाँ पे समझ में आ गया है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। क्वेश्चंस इसके ऊपर आप कर सकते हैं, एक क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके रेफरेंस के लिए, तो ये चीज़ ठीक है। अब होपफुली ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर है, होपफुली, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आएगा मेरे ख्याल से, यहाँ से कर सकते हैं, राइट। तो अब इसके बाद देखते हैं, या इसके बाद हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्चुअली ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बताता है कि लाइट का पार्टिकल नेचर के बारे में ये जानकारी देता है। बेसिकली ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है जो पार्टिकल का, जो लाइट का पार्टिकल नेचर है वो उसको शो करता है उसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, तो राइट, नेक्स्ट देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या है, तो कोई एक सरफेस है और यहाँ पे देख लेते हैं इसको आसान शब्दों में, एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सपोज करिए कि आपके पास कोई एक सरफेस है, ये सरफेस है और यहाँ पे लाइट आ रही है,
ठीक है ना, ये लाइट आ रही है। तो ये जो सरफेस देखिए, ये सारी जितने भी थ्री है बस इतने में ही समझ में आ जाएगा, बहुत आसान चीज़ें हैं, राइट। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो चीज़ बोल रहा हूँ मैं, ये सरफेस है और इस सरफेस में लाइट डाला जा रहा है। लाइट जो डाल रहे हो आप, तो ये जो लाइट जो डाल रहे हो आपको एक पर्टिकुलर एनर्जी से ज़्यादा की एनर्जी का डालना पड़ेगा। अगर आप पर्टिकुलर एनर्जी से ज़्यादा का एनर्जी डालेंगे तब क्या होता है, इसके सरफेस से जो है ना कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बस यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, जब आप इस प्लेट के ऊपर किसी पर्टिकुलर एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी का आप लाइट डालेंगे, फोटोन डालेंगे, तो वो क्या करता है, वहाँ से उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। इलेक्ट्रॉन जो है, यही पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और इन डेप्थ जाते हैं, थोड़ा और एक दो चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। जो आप यहाँ पे एनर्जी दे रहे हो, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर एनर्जी से ज़्यादा, तो क्या होता है कि जो एनर्जी आप यहाँ पे फ्री कोई भी मेटल है और ये मेटल के ऊपर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल तो होंगे लेकिन वो अपने आप बाहर नहीं जाएंगे, अपने आप बाहर नहीं जाएंगे, अपने आप इस सरफेस को नहीं छोड़ के जाएंगे। ठीक है, तो यार क्योंकि ये सरफेस में जो एटम्स होंगे वो उसको अट्रैक्ट करके रखेंगे, तो इसलिए अपने आप नहीं जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि यानी कि इसको जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं, इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स जो सरफेस में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को ये मेटल के एटम के साथ जो कंडक्टर है, मतलब जो अट्रैक्शन है, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको नलिफाई करने के लिए एक एनर्जी खर्चा करना पड़ता है। ओके, इनको एनर्जी, मतलब अब एनर्जी कुछ दोगे तभी इस ये जो सरफेस का अट्रैक्शन होगा इसके साथ, यानी सरफेस में जो एटम्स होंगे उनके साथ जो अट्रैक्शन होगा उसको ओवरकम करके ये जा पाएगा। ठीक है, क्या मतलब है इसका, मतलब जो भी आप और जो भी एनर्जी, एक एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी का आप देते हो, जो भी एक एनर्जी का फोटोन देते हो, वो उसका कुछ पार्ट चला जाता है, किसमें कुछ पार्ट चला जाता है इसके अट्रैक्शन को कम करने के लिए, यानी कुछ खर्चा हो जाता है। खर्चा हो जाता है मतलब कि खर्चा हो जाता है, मतलब इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। बाकी जो एनर्जी बचेगा वो एनर्जी लेके ये फोटोन निकल जाता है, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन निकलता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो मतलब कुछ एनर्जी लेके वो निकल जाएगा। ठीक है, एनर्जी लेके निकल जाएगा, समझे बात। जो भी कुछ भी कोई एनर्जी का लेके अगर यहाँ पे लाइट आ रही है तो उसका कुछ पार्ट खर्चा हो जाता है, और इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, मतलब सरफेस के अट्रैक्शन, जो सरफेस जिस अट्रैक्शन के फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है उसको ओवरकम करने के लिए बाकी एनर्जी लेके वो निकल जाता है, ये काइनेटिक एनर्जी, राइट। अगर अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो यहाँ पे अब ये चीज है, मतलब कि कुल मिला के ये आप देखोगे तो E इक्वल टू W प्लस के ई मैक्स। अब यहाँ पे मैक्स क्यों लिखा मैंने, क्यों मैक्स क्यों लिखते हैं, तो के ई मैक्स क्यों लिखेंगे भाई, तो सपोज करिए कि W का ये एनर्जी लेके फोटोन, मतलब लाइट रे से आया, फोटोन आया। अब यहाँ पे जो यहाँ पे इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होगा, हो सकता है इलेक्ट्रॉन काफी अंदर में हो, काफी अंदर में जब है तो ये क्या करेगा कि ये जब ये लाइट आया और इसको एनर्जी दिया कि भाई ले लो, W ले लो, आप वर्क फंक्शन ले लो और निकल जाओ, तो ये जैसे ये निकलने की कोशिश करेगा तो ये क्या करेगा, दूसरे एटम के साथ इसके टक्कर हो जाएगा। अब इसकी दूसरे एटम के साथ टक्कर हो गया तो क्या करेगा, कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा इसका, फिर से ये किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ या एटम के साथ टकरा गया, और उसके बाद थोड़ा और एनर्जी कम किया और तब लेके गया, मतलब जो भी एनर्जी इसके पास थी उससे कम एनर्जी लेके गया। ठीक है ना, मतलब जिस एनर्जी से निकल जाना चाहिए था उससे कम एनर्जी किस लेके गया, क्योंकि कोलिजन वगैरह हुआ यहाँ पे। अगर ये कोलिजन नहीं हो तो क्या करेगा भाई, ये वर्क फंक्शन दे देगा, मतलब कि ये जो कुछ एनर्जी खर्चा कर देगा, भाई ले लो, अट्रैक्शन को कम करो, ये कम करने का एनर्जी मैंने खर्चा कर दिया है, और तुरंत बाहर निकल जाएगा। तो ये जो एनर्जी जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी, उससे कम ही एनर्जी बाकियों के पास होगी। मतलब भाई ये क्या किया कि जैसे ही इस सरफेस पे पड़ा तो इस सरफेस के अट्रैक्शन को कम करने के लिए एनर्जी खर्चा किया, बाकी लेके चला गया,
और दूसरे वाले क्या करते हैं, दूसरे थोड़ा इधर खर्चा किए, तो थोड़ा खर्चा किए तो उसके बाद ये निकलेगा, तो ये एनर्जी तो इससे कम ही होगी ना, ये एनर्जी कम ही होगी इससे, क्योंकि ये उसकी एनर्जी है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जो कहीं कोलिजन में अपना एनर्जी वेस्ट नहीं किया, कहीं कोलिजन में अपना एनर्जी वेस्ट नहीं किया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या एनर्जी क्या तुरंत मतलब यहाँ पे एनर्जी खर्चा करते हुए निकला, तो ये एनर्जी खर्चा करते हुए निकला है, और ये बिना खर्चा किए निकले, मतलब बिना कोलिजन में बर्बाद किए निकला, तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं KE मैक्स, यही क्वेश्चन आती है, E=W + KE मैक्स, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन है, पूरा एनर्जी कंजर्वेशन, जो भी एनर्जी लेके आएगा कुछ यहाँ पे इसके वर्क फंक्शन में, ये जो एनर्जी खर्चा कर रहा है अट्रैक्शन फोर्स में, अट्रैक्शन फोर्स को वर्क कम करने के लिए उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, और बाकी काइनेटिक एनर्जी लेके चला जाता है। ठीक है ना, बहुत सिंपल चीज़ है ये चीज़, राइट। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, बस यही चीज़ें हैं और इतना ही चीज़ें हैं, देख याद रखिएगा, बाकी चीज़ें तो भाई इसको रिपीट करती रहेंगी, चले जाएंगे। KE मैक्स देखिए यहाँ पे जो चीज़ें मैंने अभी समझाई, KE मैक्स जो है ना, ये KE मैक्स जो चीज़ें मैंने अभी बताई वही चीज़ है, ये जो चीज़ अभी मैं बताया आपको, KE मैक्स क्या है, E-W जो होता है, जो सरफेस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, डिफरेंट मटेरियल लेंगे तो W की वैल्यू अलग अलग होगी, वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होगी, राइट, ये चीज़। अब उसके बाद एक टर्म आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ पे देख सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल इन मैक्सिमम, ठीक है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे टर्म आया है। तो ये क्या है बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो इसको भी देख लेते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या, ठीक है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या, राइट। यहाँ पे जाते हैं बहुत आसानी से स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब अभी आपने देखा कि ये सरफेस है, इस सरफेस पे लाइट आई, और ये लाइट आई तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, लाइट आएगा और यहाँ से निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन सपोज है कि 10 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, 10 इलेक्ट्रॉन निकले, मैं बोल रहा हूँ कि 10 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से लाइट आ रही है यहाँ पे, और ये लाइट जो आ रही है वो सफिशिएंट एनर्जी की आ रही है, ये भी कर ठीक है, इसका कुछ जो वर्क फंक्शन होगा, और वर्क फंक्शन किसके बराबर, W के बराबर होगा, तो ये वर्क फंक्शन दिया और बाकी निकल गया। तो इसमें जो कुछ ऐसे होंगे जो खाली वर्क फंक्शन दिए और पूरी तुरंत निकल गए, तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन निकले, और हमारे 10 इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं, ये 10 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी के बराबर होगी, कुछ ऐसे होंगे जिसकी एनर्जी उससे कम होगी, कुछ ऐसे होंगे उसकी एनर्जी और कम होगी, कुछ ऐसे होंगे कि जस्ट प्लेट से बाहर ही निकला है, जस्ट प्लेट से बाहर ही निकला है, जस्ट निकल के चला गया बाहर, ठीक है ना, जस्ट प्लेट से बाहर निकल के चला गया, समझे बात। तो हमें क्या करना है, अब हमें भाई अगर सपोज ऐसी 2 प्लेट खाली खड़ा कर दिया, तो ये जो एनर्जी जो वो इलेक्ट्रॉन जिनके पास अच्छी खासी एनर्जी है, वो क्या करेंगे, ये यहाँ पे इस प्लेट पे पहुंच जाएंगे, मतलब जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो तो आराम से पहुंच जाएगा, जिसकी एनर्जी उससे कम है वो भी सपोज किया कि वो भी पहुंच गया। बाकी ये जो प्लेट के मतलब जिनकी एनर्जी काफी कम है, वो सपोज किया कि वो नहीं पहुंच पाए, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये 2 तो पहुंच गए ना, 2 पहुंच गए। आपको करना क्या है कि आप क्या करोगे, सपोज करिए कि आप यहाँ पे आपने एक ऐसा बैटरी, देखिए अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा देते, पॉजिटिव प्लेट लगा देते हैं, ऐसे बोलो कि पॉजिटिव ये प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर देते हो, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन आराम से मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये पॉजिटिव प्लेट अगर हम कर दे तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और सपोज कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये पॉजिटिव प्लेट हमने किया, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। अब जब पॉजिटिव करोगे तो क्या करेगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि भाई पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्टिव फोर्स देगा, तो खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आसानी से पहुँच जाएंगे,
तो ये भाई यहाँ पे पहुंच गया तो सर्किट कंप्लीट हो गया, तो नहीं करंट बहने लगा, करंट बहने लगा, ठीक है। और आपने पोटेंशियल बढ़ा दिया भाई, आपने 5 में से 2 यहाँ पे पहुंच रहे हैं आसानी से, क्योंकि थोड़ा सा आपने पोटेंशियल लगाया था, ओके। उसके अगर आपने इसको 0 भी रखोगे ना तभी कम से कम 1 तो पहुंचेगा, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी। इसको हेल्प की जरूरत नहीं है किसी के, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी अपने आप ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, एक के पास। लेकिन उससे कम वाला जो है, जो कि खाली यहीं, अगर आप पोटेंशियल नहीं लगाते तो यहीं तक पहुंच रहा है, पोटेंशियल लगाओगे तो वो भी पहुंचेगा। अब आप पोटेंशियल, आप वोल्टेज को और बढ़ा दो, ये वोल्टेज जो है ना वेरी करते चले गए, वोल्टेज को वेरी करते चले गए, ये वोल्टेज इसका और बढ़ा दिया आपने, तो एक और इलेक्ट्रॉन को, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा है। और वोल्टेज बढ़ाओगे तो 4 को खींच रहा है, और वोल्टेज को बढ़ाओगे तो 5 को खींच रहे हो, और 5 को खींच लिया, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए इस प्लेट पे। भाई 5 निकल रहे हैं, या मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 10 बोला था मैंने, एग्जांपल दिया था, 10 के 10 यहाँ पे पहुंच गए, 10 निकले 10 पहुंच गए, 10 फिर से निकले फिर पहुंच गए, 10 फिर से निकले 10 पहुंच गए। भाई जितना मैक्सिमम निकल रहे हैं वो तो पहुंच ही रहे, मतलब मैक्सिमम करंट बह रही है, मैक्सिमम करंट जो पैदा हो रहा है, जनरेट हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हो रहा है वो पूरा पहुंच रहा है, मतलब कि मैक्सिमम करंट पहुंच रहा है, मैक्सिमम करंट पहुंचे, मतलब ये एक मैक्सिमम करंट है, इसको सैचुरेशन करंट या मैक्सिमम करंट भी बोल देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समझ में आया बात, मतलब जितना पैदा जनरेट हो रहा है उतना पूरा पहुंच रहा है, उससे ज़्यादा पोटेंशियल करोगे तो क्या करोगे भाई, इसके प्लेट से खींच के नोच के तो नहीं ला पाओगे ना इलेक्ट्रॉन्स को, इसको नोच के थोड़ी ना बाहर निकाल लोगे, नहीं बाहर निकलेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, सपोज करिए कि अब थोड़ा एक अलग सिचुएशन देखते हैं, वो सिचुएशन क्या है, तो अलग सिचुएशन ये है कि इस बार आप चाहते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे ना पहुंचे, ये प्लेट पे नहीं पहुंचे, तो ये अगर आपको पता है, इतना पता है कि अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव पे करोगे तो ये तो पहुंचेगा। अब आप क्या करोगे भाई, ये आप चाहते हो कि आप एक भी इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नहीं पहुंचे, तो मान के चलता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, क्योंकि उनके पास एनर्जी काफ़ी थी, एक तो मैक्सिमम एनर्जी थी, उसके पास वो तो आराम से पहुंच रहा था, जब आप 0 वोल्टेज था तब भी, उससे कम वाला भी मान लिया कि पहुंच रहा था, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच रहे थे, कब, जब यहाँ पे आप 0 कोई वोल्टेज नहीं लगा रहे थे तब भी। लेकिन आपको क्या करना है, एक भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पहुंचने से रोकना है, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंचना चाहिए, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचना चाहिए। क्या करोगे आप, तो इसके भाई ये रिपेल करे, जो मैक्सिमम एनर्जी के साथ आ रहा है उसको भी रिपेल कर दे, तभी तो ये ऐसा हो पाएगा। उसके लिए क्या करोगे, तो ये ठीक है ना, रिपेल करने के लिए आपको समझेगा, तो रिपेल होने के लिए रिपेल करे, उसके लिए क्या करेंगे, रिपेल करने के लिए, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव आ गया। अब जो भाई ये नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव पोटेंशियल आ गया, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, ओके। तो भाई ये तीनों तो इनके पास ऑलरेडी बहुत कम एनर्जी थी, ये तो जा ही नहीं पा रहे थे, लेकिन इन दोनों में से सपोज करिए इसको आपने जाने से रोक दिया, लेकिन फिर भी एक पहुंच रहा है, मान के चलिए कि एक पहुंच रहा है अभी भी, फिर क्या करेंगे, और एनर्जी और पोटेंशियल ज्यादा हम करेंगे, और पोटेंशियल करेंगे, ठीक है, और पोटेंशियल करेंगे यहाँ पे, मतलब और नेगेटिव पोटेंशियल करेंगे, तो वो क्या करेगा, इसको भी रोक देगा, तो वो पोटेंशियल जो रोक रहा है, जो एनर्जी, वो वोल्टेज जो मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे, वो पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन था उसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, समझिए बात। तो यहाँ पे हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ जो जा रहा था उसको भी रोकने के लिए उसको भी रोक दे, ऐसे पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, करेक्ट है। तो यहाँ पे इन्होंने अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो वही चीज़, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप पास कर गए तो फिर हम बोलेंगे कि ये वो यहाँ पे पहुँच गया, तो हम बोलेंगे कि ये करंट फ्लो कर रहा है, ओके। तो ये चीज़ नेक्स्ट वाले देखते हैं, ग्राफ ऑफ फोटो करंट एज ए फंक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फॉर लाइट ऑफ कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड 2 डिफरेंट इंटेंसिटी, ओके। क्या है ये, तो ये चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं ग्राफ।
ठीक है। तो जो अभी हम कर रहे थे, अभी जो मैं आपको समझा रहा था उसके बाद उसी का ग्राफ है यहाँ पे, उसी का ग्राफ है। क्या ग्राफ है भाई? तो ये जो है ना, ये ग्राफ मतलब कि आप ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक फोटो करंट जो है, जो प्लेट में जो मतलब जो लूप में बह रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस जो है प्लेट के बीच में, ये दो प्लेट्स हैं और इनके बीच का जो पोटेंशियल है, तो ये जो है ना बेसिकली वेरिएबल पोटेंशियल है। वेरिएबल पोटेंशियल का मतलब इसको आप नेगेटिव भी कर सकते हो, पॉजिटिव भी कर सकते हो। तो ये वेरिएबल पोटेंशियल है ये, ठीक है ना, दिस इज वेरिएबल पोटेंशियल। तो ये जो पॉजिटिव रखेंगे आप, तो मतलब अगर ये वोल्टेज वेरिएबल है, 0 रखेंगे तो ये करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना, करंट है ये। करंट आप चाहे तो इधर से भी ले सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, ऐसे करके ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो जब ये 0 वोल्टेज रखोगे तब भी करंट कुछ ना कुछ करंट होगा, लेकिन आप बिल्कुल करंट 0 करना है, यानी ये वैल्यू 0 करना है, तो आपको नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ता है। और नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ता है मतलब कि ये उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये इस तरह से ग्राफ आता है, मतलब आपको 0 वोल्टेज मतलब करंट 0 करना है, करंट को 0 करना है, तो वोल्टेज जो होगा नेगेटिव यहाँ पे आएगा और दिस इज द वी स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन अब क्या करते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो 0 वोल्टेज रखोगे, वोल्टेज नहीं भी अप्लाई करोगे तब भी वो जो जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी या काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जिनके पास थी वो पहुंच जाएंगे और करंट बनाएंगे। लेकिन धीरे धीरे आप वोल्टेज बढ़ाते गए तो जितने पैदा हो रहे इलेक्ट्रॉन जितने पैदा हो रहे हैं ये सारे के सारे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब कि करंट अब नहीं बढ़ेगा, करंट नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना, यही चीज़ मैं बता रहा था आपको, ठीक है। अब के मैक्स जो है, के मैक्स जो होगा वो के मैक्स किस पे डिपेंड करता है, मतलब उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। और ये जो होगा ये जो है आपको के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को रोकने के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा माइनस, ठीक है ना। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है E माइनस डब्लू। ई की वैल्यू कितनी होगी? तो ई की वैल्यू होगी HF माइनस डब्लू नॉट या डब्लू कोई सा भी बोल दो वो, ओके। मतलब कि ये वैल्यू कितनी होगी E इंटू वी स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब आप एक चीज़ देखोगे तो ये बेसिकली ये नेगेटिव वैल्यू होगी, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो ये भी चेंज होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा देते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। मतलब बढ़ने का क्या मतलब है, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। लेकिन आप अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करते हो, ये इनकमिंग का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करते हो तो ये चेंज नहीं होगा। मतलब कि और सपोज करिए इंटेंसिटी आपने सेम रखी है, इंटेंसिटी सपोज करिए कि इंटेंसिटी का मतलब जो नंबर ऑफ फोटॉन्स इस पे आ रहे हैं वो आपने चेंज नहीं किया है, और ठीक है ना। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। BS डैश क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग है, ये VF और F डैश ये आएगा। फ्रीक्वेंसी आपने चेंज कर दी ना, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा और ये वैल्यू बढ़ जाएगा अगर आप F को बढ़ा रहे हैं, लेकिन नेगेटिव साइड में होता है। इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगा, इंटेंसिटी का मतलब आई क्या है, दिस इज द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी अगर नहीं बढ़ाओगे तो फिर ये मैक्सिमम करंट भी नहीं बढ़ेगा, ये मैक्सिमम करंट भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आ रहे हैं, पर सेकंड पर यूनिट एरिया आ रहा है। तो फोटॉन्स अगर मान लीजिए 100 गिर रहे हैं तो 100 गिर रहे हैं, तो अभी पहले भी 100 गिर रहे थे फोटॉन्स, तो फोटॉन सपोज गिर कि 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अभी भी 100 फोटॉन गिर रहे हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन ही निकल रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि सपोज करिए कि आपने क्या किया कि इंटेंसिटी बढ़ा दी, पहले इंटेंसिटी आई थी अब इंटेंसिटी बढ़ा दी, लेकिन एनर्जी सेम रखा आपने। तो एनर्जी सेम रखा, तो एनर्जी सेम रखा मतलब फ्रीक्वेंसी सेम रखा, तो फ्रीक्वेंसी सेम रखा तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम ही रहेगा। लेकिन क्योंकि आपने इस बार आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी है, मतलब देखिए फ्रीक्वेंसी सेम रखा, फ्रीक्वेंसी जो है वो तो सेम रखा है ये, लेकिन इंटेंसिटी आपने बढ़ा दी, 2I कर दिया। तो इंटेंसिटी जब बढ़ाओगे यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स पहले 100 गिर रहे थे अब 200 गिर रहे हैं, तो 200 गिर रहे हैं तो 200 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। सपोज किया कि 200 हर एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है,
तो 200 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, यानी करंट डबल हो रहा है। आई बात समझ में? तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये करंट जो होगा इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, होपफुली ये चीज़ आसानी से समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आपके रेफरेंस के लिए ये चीज़ें पॉइंट दे रखी है जो मैंने समझाया, वो आपके यहाँ पे देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। ठीक है, जो मैं समझाया उस यहाँ पे ऐसे नोट्स दे रखा है मैंने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की जरूरत क्यों पड़ी, क्या ऐसा हुआ, वेव नेचर्स में क्या दिक्कत आ रही थी, वेव नेचर क्यों फेल हुआ। तो 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां जिसको वेव नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया पार्टिकल, इसलिए वहां पे मतलब 3 पॉइंट्स ऐसे जहां पे वेव पार्टिकल नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर हमें लाना पड़ा, यानी उसी से एक्सप्लेन हो पाया, और वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। तो ये 3 पॉइंट्स है, ये देख लीजिए आपको। ठीक है ना, ये आपके रेफरेंस के लिए है, ये एक तरह से देख सकते क्या क्या है। ठीक है, पहला तो ये है कि मतलब ये 3 पॉइंट्स है, इसको करेंगे तो पहला तो ये है कि वेव नेचर ये बोल रहा था कि भाई जैसे ही आप ये निकालो बढ़ाओगे, इंटेंसिटी बढ़ाओगे, तो वो तो क्या होगा कि इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब जो आउटपुट निकलेगा, जो आउटपुट इलेक्ट्रॉन का निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। दूसरी जगह क्या, तो ये बोल रहा है कि वेव नेचर ये बोलता था कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन मतलब फोटोन आएगा सरफेस के ऊपर, जो लाइट सरफेस के ऊपर पड़ेगा, तो उसके बाद थोड़ा सा गैप होगा, टाइम गैप लेगा, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो जैसे ही लाइट डालते हो तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो ये एक्सप्लेन 2 चीज़ों को नहीं हो पाया था। और एक और चीज़ है ये, ठीक है ना, ये चीज़ तो राइट, और तो फुली ये चीज़ समझ में आया होगा। इसका यहाँ पे नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ठीक है, ये चीज़ अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी क्या है। तो आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी वही जो चीज़ें हम कर चुके हैं उसी को है, वो ऑलरेडी खींचने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी लेकिन मैं आपको कर देता हूँ कि W प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स काइनेटिक एनर्जी। अब इसको के मैक्स जो लिखोगे, के मैक्स दैट इज इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू। ओके, यानी कि ये क्या लिखेंगे, HF माइनस HF नॉट। ये क्या है, तो ये आपका जो एक तरह से बोल सकते हैं ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो करंट ये के मैक्स की वैल्यू जो है आती है, मतलब के मैक्स की जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू H इंटू एफ माइनस एफ नॉट। इसका अगर हम बोले तो अगर इस तरह से स्टेट मैं बोलूँ तो ये HF और उसमें माइनस, तो ये है क्या भाई, फ्रीक्वेंसी, और ये के मैक्स। ठीक है, तो ये स्लोप जो होता है ना, ये स्लोप जो है ना, इसका अभी किसका फॉर्म है, y इक्वल टू mx प्लस c का। अगर देखोगे तो थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो ये स्लोप जो होगा, स्लोप y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म है, ये स्लोप होता है और ये स्लोप है यहाँ से। तो स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये किसी भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए लोगे तो ये स्लोप आपका सेम मिलेगा, ये स्लोप आपको सेम मिलेगा। सबका स्लोप सेम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरे के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग एक्सरे। बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उल्टा आपको लगेगा, ये आपको लगेगा कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स कोई फिनोमेना पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली इसमें बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम ऑलरेडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं, और उसका जो है ना जस्ट रिवर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एक्सरे में नॉर्मली अगर डेली लाइफ की बात करें तो हमारे ये मेडिकल में काफ़ी यूज़ होता है, हाथ में या किसी हड्डी में फ्रैक्चर हो जाए, या मेडिकल यूज़ के लिए बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है, राइट। तो यहाँ देख सकते हैं, सपोज कि यहाँ पे एक्सरे यहाँ से इमिट हो रहा है, और यहाँ पे एक फिल्म होती है, यहाँ पे हाथ, सपोज हाथ को स्कैन कर रहे हैं, हाथ को एक्सरे ले रहे हैं हाथ का,
तो उसका यहाँ पे प्रिंट छप जाता है, प्रिंट आ जाता है। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि एक साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये देखा कि इनका पहली चीज़ तो वेवलेंथ देखा इन्होंने कि कितनी वेवलेंथ है, 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम। ओके, और इन्होंने एक इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, और वो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है उसके अकॉर्डिंग यही है कि यहाँ पे कैथोड है और यहाँ से इसको काफ़ी हाई पोटेंशियल पे रखा जाता है। ये इवैक्यूएटेड ट्यूब है, इसमें सारी हवा निकाल ली गई है, और ये प्लेट ये मेटल है, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन आते हैं काफ़ी, क्योंकि पोटेंशियल आप बहुत ज़्यादा लगाया आपने इसके बीच में, तो कैथोड से निकल के और इस जगह पे टारगेट पे हिट करती है। तो टारगेट पे जब हिट करती है तो इलेक्ट्रॉन काफ़ी स्पीड में आ रहा होता है, सडनली रेस्ट में आता है, हिट करने के बाद सडनली रेस्ट में आता है, यानी कि रिटार्डेशन बहुत ज़्यादा होता है, रिटार्डेशन होता है इलेक्ट्रॉन का। रिटार्डेशन भी तो एक तरह से क्या है, तो एक्सेलरेशन ही है ना, रिटार्डेशन भी तो एक्सेलरेशन ही है, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ओके, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आपको ये बोलती है कि अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा। तो ये एक्सरे ये काफ़ी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो सडनली रेस्ट पे आया, मतलब रिटार्ड हुआ तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकला, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। इसमें दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्टिन्यूस एक्सरे और दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कॉन्टिन्यूस एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है, वैसे ही जैसे अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज होगा, एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करेगा। एक्सरे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, मतलब कोई हाई स्पीड से आ रहा है, हिट करेगा टारगेट को और एक्सरे निकाल देगा, ये कॉन्टिन्यूस एक्सरे है। ठीक है, सडनली उसमें। उसके बाद दूसरा जो होता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे ये बेसिकली क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे ठीक है। अब अच्छा, पहले इसका देख लेते हैं, कंटिन्यूअस एक्सरे का ग्राफ देख लेते हैं। कंटिन्यूअस एक्सरे का ग्राफ बेसिकली इस तरह से बनता है कि जो भी एनर्जी लेके आ रहा है वो सपोज करें कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आया, सपोज करिए V का वोल्टेज है, V वोल्टेज है, और यहाँ से यहाँ लेके ये V का वोल्टेज है, और यहाँ से यहाँ लेके आया, यहाँ से आया तो यहाँ पे आते आते इसके पास एनर्जी है कितनी, E इंटू वी की, और ये E इंटू वी की एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट हो जाती है किसके, इसके एनर्जी में, मतलब इसका अगर पूरा एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गया तो ये किस में हो जाएगा, hc/λ में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये लैम्डा भाई ये लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा को मिनिमम बोलते हैं। मिनिमम का मतलब क्या है कि मैक्सिमम एनर्जी का ये फोटोन निकला, सॉरी मैक्सिमम एनर्जी का ये एक्सरे निकला। क्यों मिनिमम लिखते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन आया, हिट किया टारगेट को हिट किया। नॉर्मल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आया, हिट किया टारगेट को, पूरा एनर्जी दे दिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन हिट किया प्लेट को, और प्लेट के अंदर वाले एटम को हिट किया, और वहाँ से जो है ना एक्सरे मतलब फोटोन निकल रहा था, लेकिन दूसरे एटम को वो हिट करेगा तो अपनी एनर्जी कुछ लूज कर देगा, फिर वहाँ से फिर निकलेगा, तो इस तरह से कम एनर्जी का निकलेगा। तो मैक्सिमम एनर्जी का वही निकलेगा, वही फोटोन होगा, जो पूरा इसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो यहाँ से यहाँ जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर दे फोटोन में। तो यहाँ से आपको मिल जाता है ये लैम्डा मिनिमम की वैल्यू hc/e इंटू वी, hc/e इंटू वी। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ से कंटिन्यूअस एक्सरे इस तरह से बनेगा, राइट, कंटिन्यूअस एक्सरे इस तरह से बनेगा, और राइट। तो इसको अगर हम हम ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। करंट जो है, ठीक है, ये कैसे ग्राफ बनेगा, तो वो मिनिमम वेवलेंथ का जो अभी आप देख रहे थे वो बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, तो उसके वेवलेंथ पे डिपेंड कर जाएगा। ठीक है ना, ये लैम्डा मिनिमम अभी आप देख रहे थे ना, जो एनर्जी लेके आ रहा है वो एनर्जी वो जो होगा वो hc/λ मिनिमम, ये किसके बराबर, तो E इंटू वी, जो भी एनर्जी ये लेके आ रहा है, पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अब ये क्या होगा कि ये दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ जो फोटोन निकल रहा है, यहाँ से बोलो जो एक्सरे निकल रहा है उसकी इंटेंसिटी है। तो ऐसे सारे के सारे एनर्जी
मतलब इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा अपनी एनर्जी कन्वर्ट कर दे एक्सरे में, ऐसे बहुत कम फोटोन होंगे, बहुत कम फोटोन होंगे। इलेक्ट्रॉन पूरी पूरी एनर्जी कन्वर्ट कर दे एक्सरे में, वो बहुत कम होंगे। तो ये इसकी संख्या देखिए, इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, इंटेंसिटी कम है। लेकिन ऐसे कुछ होंगे जो क्या करेंगे कि भाई कुछ टारगेट को भी कुछ एनर्जी दे दिया और कुछ एनर्जी एक्सरे में भी जनरेट कर दिया, तो ऐसे उनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन एनर्जी कम होगा, एनर्जी कम होगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा। देख रहे हो ना, वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो वेवलेंथ अगर बढ़ रहा है तो इसकी एनर्जी जो है वो एनर्जी, मतलब वेवलेंथ बढ़ रहा है इसका मतलब इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। वेवलेंथ बढ़ रहा है इसका मतलब एनर्जी कम हो रही है। ओके, वेवलेंथ बढ़ रहा है इसका मतलब एनर्जी कम हो रही है, मतलब कि वो टारगेट को कुछ दे रहा है और कुछ तो खुद ही एक्सरे में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन क्योंकि उसने कुछ जो टारगेट को दे दिया है एब्जॉर्ब करने के लिए, तो एनर्जी कुछ कम होगी जो निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे होपफुली समझ में आ गया हो, ये बहुत इजी चीज़ है। ओके, अब उसी तरह से आप देखेंगे अलग अलग वैल्यूज वगैरह, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज आप लगा रहे हो प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स के बीच में जो वोल्टेज लगा रहे हो वो अलग अलग वोल्टेज लगाओगे। जिससे वोल्टेज आप लगाओगे, तो अगर वोल्टेज लगाओगे बढ़ाओगे तो क्या होगा कि ये वेवलेंथ की वैल्यू चेंज होगी। कैसे होगी वे चेंज? तो ये चेंज कैसे होगी? इस तरह से चेंज हो जाएगी, hc बाई लैम्डा। ठीक है ना, ये कैसे चेंज हो जाएगी? इस तरह से चेंज हो जाएगी। देखिए hc बाई लैम्डा जो आया, hc बाई लैम्डा, ओके, लैम्डा दैट इज इक्वल टू e इंटू वी हो जाएगा ना, e इंटू वी। अभी इसको लैम्डा मिनिमम बोलता हूँ मैं, तो लैम्डा मिनिमम की जो वैल्यू आएगी वो लैम्डा मिनिमम hc बाई e इंटू वी, hc बाई e इंटू वी। ठीक है, e इंटू वी, सही है, e इंटू वी। अब ये क्या होगा? तो ये सारी चीजें, ये क्या होगा? मतलब ये जो चीजें हैं ये तो कांस्टेंट होगी। तो आप देखोगे कि अगर आप जो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल लगा रहे हो वो आप बढ़ाओगे तो लैम्डा मिनिमम वेवलेंथ जो होगी घटेगी। मतलब अगर ये देखो, ये इससे ज्यादा ये रखोगे तो लैम्डा मिनिमम आपका चेंज हो रहा है, घट रहा है। इससे ज्यादा ये होगी, वोल्टेज आप लगाओगे तो ये क्या होगा? लैम्डा मिनिमम घटेगा। इससे ज्यादा ये होगी तो लैम्डा मिनिमम घटेगा। आपको दिख रहा है ये लैम्डा मिनिमम घट रहा है, सही है। तो ये चीज आपको यहाँ पे आएगा, करेक्ट है। तो यहाँ से ये चीजें उन्होंने एक्सप्लेन कर रखी है, इसको इसकी वैल्यू दे रखी है सी बाई ई की। तो यहाँ से जो चीज़ हम वहाँ पे कर रहे थे। दूसरा जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होता है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या है? तो कई बार होता है कि टारगेट के अंदर में ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उधर से कैथोड से, वो क्या करता है कि वो अगर बहुत हाई एनर्जी के साथ आ रहा है, अगर बहुत हाई एनर्जी के साथ आ रहा है तो क्या करेगा? अंदर के इलेक्ट्रॉन को लेता हुआ जाएगा। अंदर के इलेक्ट्रॉन को जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ऑर्बिट में जो घूम रहे हैं उन ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन को लेता हुआ जाएगा। उसको बाहर, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन आया बाहर से बहुत हाई एनर्जी के साथ और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके साथ कोलिजन कर लिया, कोलिजन करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन भी जाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन चला गया, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक वैकेंसी बन गई। अब ये वैकेंसी जो बन गई, वैकेंसी को खाली करने के लिए ऊपर वाले ऑर्बिट से जो है ना, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसको ऊपर वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आएंगे जंप मार के। यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, अब ये जब यहाँ से यहाँ जंप मारेगा, यहाँ से यहाँ जंप मारेगा, इसको फील करने के लिए जंप मारेगा, आएगा मतलब वहाँ से, तो ये क्या करेगा? इनके इसके बीच का जो गैप है, उस गैप के बराबर का एनर्जी का फोटोन निकलेगा, उसके गैप के बराबर का एनर्जी का फोटोन निकलेगा। ठीक है ना, और ये जो फोटोन निकलेगा वही क्या है? वही कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इसलिए नाम देते हैं क्योंकि ये उस जो क्या मटेरियल है, मतलब कौन सा एलिमेंट है, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब इसमें देखिए ये सबसे अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं? अंदर वाले को बोलते हैं के, इसको बोलते हैं के ऑर्बिट, उसके बाद एल, इसको एम बोलते हैं, है ना। तो अगर के में उसके बगल वाले से बिल्कुल जस्ट बगल वाले से आके फील होता है, तो फील होता है तो हम इसमें जो इमिशन होता है उसको बोलते हैं के अल्फा, के अल्फा। ओके, के अल्फा कब बोलेंगे? जब इसके जस्ट एक के में कोई वैकेंसी हो जाए और उसको फील करने के एल से आए।
अगर के में वैकेंसी है उससे ऊपर वाला से आए तो उसको बोलते क्या, के बीटा। ओके, के बीटा, राइट, ये के बीटा इस तरह से हम इसका नाम देते हैं। और इसका बेसिकली के अल्फा की जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है, के अल्फा की जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है वो उसको और इसके एटॉमिक नंबर को लेके मोजले ने एक मतलब एक लॉ दिया जिसके बेसिस पे आपका पीरियोडिक टेबल अभी बना हुआ है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने ये दिया हुआ है। तो ये बेसिकली क्या है, देखिए अभी मैं बता रहा था कि अगर के में वैकेंसी बन रही है उसको भरने के लिए एल से आ रहा है, तो ये के अल्फा जो इमिशन होगा उसको बोलते हैं के अल्फा इमिशन, और के अल्फा एक्सरे। और उस अगर के में वैकेंसी है और उसको भरने के लिए एम से आएगा तो उसको बोलते हैं के बीटा। के में वैकेंसी है उसको भरने के लिए उसके और ऊपर से आएगा तो के गामा बोलेंगे, इस तरह से नाम देते हैं। अगर एल में वैकेंसी बन गया, एल के इलेक्ट्रॉन, एल ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को लेकर चला गया, तो उसको भरने के लिए जो ये आएगा, जो भरने के लिए जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इमिशन होगा उसको बोलते हैं एल अल्फा। ओके, एल अल्फा बोलेंगे। ओके, तो ये आपको आपके रेफरेंस के लिए ये चीज़ें दी रखी है, राइट। और ये ग्राफ आपको इस तरह से मिलेगा कि अब हम दोनों को क्या करते हैं, ओवरलैप करा देते हैं। ओवरलैप करा देते हैं मतलब कि ये बेसिकली कंटिन्यूअस एक्सरे का ग्राफ है, कंटिन्यूअस एक्सरे ग्राफ है, और इसके बीच में ये जो है ना, ये किसका है, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का ग्राफ है। ठीक है ना, ये ग्राफ जो है ना कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का ग्राफ है, करेक्ट है। तो दोनों के एक साथ ओवरलैप करा दिया, दोनों का ओवरलैप करा दिया, मतलब के यहाँ पे देख सकते हैं के अल्फा के बीटा, जिससे के अल्फा और के बीटा। के बीटा की एनर्जी आप देख सकते हो, के बीटा की एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ के बीटा इज ग्रेटर देन के एनर्जी ऑफ के अल्फा। ऐसा कैसे भाई, इसकी एनर्जी ज़्यादा क्यों, क्योंकि इसका वेवलेंथ कम है। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि आप देखोगे अगर सपोज कर कि ये के में वैकेंसी बनी और के क्या है, तो n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3। ठीक है, इसको के बोलेंगे ना, तो इसको के बोलेंगे, इसको l ऑर्बिट और इसको m ऑर्बिट, यही तो बोलते हो ना। तो आप अगर देखेंगे इसको फिल करने के लिए, वैकेंसी फिल करने के लिए जो जंप करेगा, यहाँ से यहाँ जंप करेगा, यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, तो के में वैकेंसी है उसको भरने के लिए उसको जस्ट बगल वाला है तो हम बोलते हैं के अल्फा। अगर के में वैकेंसी है उसको भरने के लिए जस्ट उस बगल का बगल वाला है, पड़ोसी का पड़ोसी, तो उसको बोलेंगे के बीटा। पड़ोसी का पड़ोसी आ रहा है भरने के लिए तो उसको के बीटा बोलेंगे। अब बताइए गैप कौन ज़्यादा है, एनर्जी का गैप ये कम है, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, एनर्जी का गैप ये ज़्यादा है, के बीटा का एनर्जी ज़्यादा है। देख रहे हो, के बीटा ज़्यादा है के अल्फा से एनर्जी। अब इसका एनर्जी गैप ये ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका वेवलेंथ कम होगा। वेवलेंथ कम होगा मतलब ये इस तरफ रहेगा, देख रहे हो ना, के बीटा, इधर वाला के बीटा होगा, इधर वाला के अल्फा। पीक इसका ज़्यादा क्यों है, पीक इसका ज़्यादा क्यों है, इसकी इंटेंसिटी क्यों ज़्यादा है, इसके जंप देखिए। अगर इसके यहाँ पे समझ गए कि ये के इक्वल टू 1 है तो इसके बगल में अगर वैकेंसी क्रिएट होती है तो सबसे जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस किस पे पड़ेगा, इस पे पड़ेगा। मतलब कि ऐसे बोलो कि सपोज कि इसमें वैकेंसी बन गई, के में, के ऑर्बिट में वैकेंसी बन गई, यहाँ पे वैकेंसी बन गई, तो वैकेंसी बन गई तो इस सबसे पहले जो भरने की टेंडेंसी, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कौन भरेगा, तो ये उसके बगल वाला ही भर देगा। इसको फिल करने के लिए जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से, एल से आएगा, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ओके, इसके बगल वाले से ही जंप होके आएगा, ये सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, सबसे ज़्यादा चांस है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, उसके बाद ये भरे, इसकी प्रोबेबिलिटी उससे कम होती है। उसके बाद उसके आगे वाला भरे, इसको फिल करे, उस कम होती है। तो प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा, पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, ये की अल्फा निकलने की। तो इसलिए नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर टाइम या नंबर ऑफ फोटॉन्स सबसे ज़्यादा है इसका। देखिए ये फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इंटेंसिटी, करेक्ट है। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ये चीज़। अब इसी को लेते हुए मोजले ने एक लॉ बनाया, और मोजले ने लॉ बनाया, उन्होंने ये बोला कि भाई देखिए जो इमिशन जो हो रहा है ना, उस इमिशन में बेसिकली इन्होंने क्या किया कि जो के अल्फा इमिशन हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी, के अल्फा जो हो रहा है इमिशन हो, मतलब कि
अल्फा में के अल्फा क्या बोलेंगे कि सबसे अंदर वाले ऑर्बिट में वैकेंसी हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, उसको भरने के लिए उसके जस्ट बाहर वाले से आया है, मतलब के अल्फा जो इमिशन हुआ उसका फ्रीक्वेंसी लिया, उसका फ्रीक्वेंसी का रूट लिया, ओके, उसका फ्रीक्वेंसी का रूट लिया, ये रूट लिया उसके अंदर वाले से, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ये के अल्फा, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा। के अल्फा का फ्रीक्वेंसी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एटॉमिक नंबर से और -1, एटॉमिक नंबर और -1, माइनस मतलब बी है यहाँ पे, पी की वैल्यू 1 होती है, और ये जो होता है वो एफ के अल्फा दैट इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, वेयर बी इक्वल टू, बी क्या है 1 है, तो बी इक्वल टू 1 है, समझ में बात, मतलब कि के अल्फा का रूट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक, मतलब एक से बोल सकते हैं लीनियरली डिपेंडेंट होता है एटॉमिक नंबर पे, राइट, और यहाँ बी की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, राइट, समझिए आप, यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं, ये चीज़ करेक्ट है। तो ये सिर्फ इन्होंने लॉ जो दिए है वो के अल्फा के लिए है, के अल्फा इमिशन के लिए दे रखा है, और यहाँ से ए की वैल्यू है इतनी, ए की वैल्यू इतनी है, ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जो कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है कूलिंग ट्यूब में, तो उसको हीट कूल करने के लिए उसका उसमें क्या होता है कूलिंग सिस्टम वगैरह रखा जाता है, तो ये चीज़ें इन्होंने दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। द रेस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिकम इंटरनल एनर्जी ऑफ द टारगेट, तो बेसिकली उसमें कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए उसमें अरेंजमेंट होता है, कूलिंग सिस्टम होती है, ठीक है। अब ये चीज़ सारे, तो होपफुली ये यहाँ से बेसिकली आते कि या बीच में कुछ रहेगा कुछ इसको रोकने के लिए, तो इंटेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, मतलब आप एक्सरे रखा, यहाँ से आप एक्सरे दे रहे हो, तो इधर से जो निकलेगा इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, और वो एक फिल्म पे हम लोग उसके ऑब्जर्व कर लेते हैं, ओके। इसको करता हुआ एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फाइंड द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे इमिटेड बाय एन एक्सरे ट्यूब ऑपरेटिंग एट 30 किलो वोल्ट, ओके। तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे डायरेक्टली आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि मैं फॉर्मूला बार बार दे रहा था आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी कर सकते हो आप, ये भी क्वेश्चन कर सकते हो, सो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ के बीटा, ठीक है ना, के बीटा एक्सरे ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ के अल्फा एंड एल अल्फा एक्सरे ऑफ द सेम मटेरियल। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, इसको दे रखा मैंने आपके रेफरेंस के लिए, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है ना, के अल्फा, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा के अल्फा है और कौन सा के बीटा है, ठीक है ना, कौन सा के अल्फा है और के बीटा कौन सा है, के अल्फा और के बीटा कौन है भाई, कौन सा है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि ये ऑर्बिट ये है एल, एन इक्वल टू 1 है, एन इक्वल टू 2 है, एन इक्वल टू 3 है, तो इसको एल बोलते हो, नहीं के बोलते हो, इसको एल बोलते हो, इसको एम बोलते हो। इसमें वैकेंसी हुई, इसको खाली करने, मतलब इस यहाँ से यहाँ जंप करके आएगा, तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या है के अल्फा, यहाँ से आएगा तो ये क्या है के बीटा। एनर्जी किसकी ज़्यादा है, एनर्जी किसकी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा किसकी है, एनर्जी है अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया, के अल्फा से ज़्यादा एनर्जी है के बीटा का, के ज़्यादा है, तो एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब वेवलेंथ इसका ज़्यादा है, यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होता है ना, के बीटा, ओके। के अल्फा के किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, यानी कि ये जो होगा इधर में क्या होगा, ये वाला होगा अल्फा और ये होगा बीटा, के मतलब क्या है भाई, के अल्फा के बीटा, ठीक है ना, के अल्फा के बीटा। अब समझ में बात, ये चीज़ कौन सा होगा ये आप देख सकते हो, कोई आसानी से देख सकते हो, ठीक है। दूसरी और चीज़ है कि इंटेंसिटी ज़्यादा है इसकी, क्योंकि अगर यहाँ पे वैकेंसी है तो ये फुलफिल हो जस्ट बगल से सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, उससे कम पॉसिबिलिटी इसकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक्सरे
आप आसानी से कर सकते हो। फॉर्मूला ज़्यादा नहीं है, समझने के लिए जो चीज़ें मैंने यहाँ पे दे रखी है, फॉर्मूला आप देख सकते हो, फॉर्मूला बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, एक या दो फॉर्मूला ही होगा, एक ही फॉर्मूला है, मेजर फॉर्मूला तो एक ही है, और एक और मोजिले वाला भी ले लोगे तो दो फॉर्मूला है इसमें ठीक है, बहुत आसान है, राइट। तो अब इसके बाद हम चलते हैं मॉडर्न फिजिक्स यानी रेडियो एक्टिविटी के ऊपर और न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स या रेडियो एक्टिविटी इसके बाद। तो नेक्स्ट अभी हम चलते हैं मॉडर्न फिजिक्स को देखते हैं। इसमें मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 2 में, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स 2, इसमें आपको हम देखेंगे रेडियो एक्टिविटी और साथ में न्यूक्लियर फिजिक्स, ओके। तो बेसिकली क्या है कि जो आपको पता है कि कोई भी एटम स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसमें नंबर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का रेशियो। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जब 1.6 से ज़्यादा होने लगता है, तो ज़्यादा हो जाता है तो अनस्टेबल हो जाता है, और उससे कम होता है तो स्टेबल रहेगा, ओके। जैसे जैसे आप साइज बड़ा होगा तो ये जो है ना उसकी स्टेबिलिटी, जो मतलब साइज अगर बहुत ही बड़ा हो जाता है तो यानी रेशियो में 1.6 से ऊपर चला जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, ओके। अब रेडियो एक्टिविटी देखिए, तो क्या होता है जब काफ़ी बड़ा मतलब अनस्टेबल हो जाता है तो उसमें से कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, जिससे कि उसका रेशियो फिर से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो फिर से 1.6 से छोटा हो जाए, और इसी के लिए उससे इमिशन होते रहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो इमिशन होता है इसको बोलते हैं कि रेडियो एक्टिविटी, एलिमेंट रेडियो एक्टिव हो गया, यानी ये फिनोमिना को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। अभी कई बार होता है कि नेचुरल होता है, भाई अपने आप निकलेगा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स अपने आप जो है उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे, और वो बेसिकली रेडियो एक्टिव हम बोलेंगे उस एलिमेंट को। लेकिन कई बार होता है कुछ अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट किसी एलिमेंट पे करके हम उसको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी उसके अंदर लेके आते हैं, या उसको उसके अंदर जो एक्टिविटी रेडियो एक्टिव उसको बनाते हैं, जिसको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है ना, जब आप बाहर से करेंगे तो, राइट। अब सपोज करें कि एक और चीज़ है कि जब बड़ा रहेगा फिर से तो राइट। अब क्या होगा कि देखिए जो छोटा जो, ठीक है, इसको डॉटर, इसमें एक जो इनिशियल जो एलिमेंट था, उससे अगर कोई छोटा एलिमेंट निकल के जाता है या कोई सा भी छोटा एलिमेंट निकल के उससे बाहर जाता है, तो जो जहाँ से निकला है उसको बोलते हैं मदर एलिमेंट, मदर न्यूक्लियाई, और जो बाहर निकल के जाता है उसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, राइट। इसके बाद अल्फा देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल, अल्फा डीके से होता क्या है। अल्फा डीके बेसिकली क्या है, तो हीलियम का न्यूक्लियस ही तो है, हीलियम का न्यूक्लियस ही है, और अगर किसी एलिमेंट से अल्फा डीके होता है तो उसका मास नंबर 4 कम हो जाता है, और उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 2 कम हो जाता है। एटॉमिक नंबर 2 कम होगा, मास नंबर 4 कम होगा, ठीक है। अगर ये कोई अल्फा पार्टिकल अल्फा डीके हो रहा है तो, अल्फा डीके हो रहा है तो बेसिकली देख सकते हो ना, इसका एटॉमिक नंबर 2 घट जाएगा और इसका एटॉमिक मास 4 घट जाएगा, ठीक है ना। ये हीलियम का बेसिकली क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस ही है, ठीक है। ये जो डीके होता है वो डीके क्यों होता है, बेसिकली ये न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से होता है, ओके। न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, तो न्यूक्लियस के अंदर में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, और साथ साथ दूसरा है, ये भी हो सकता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो, ओके। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। न्यूट्रॉन एक कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में, तो साथ साथ देखिए अभी चार्ज कंजर्व होता है, और साथ में मास कंजर्वेशन भी हम लगाते हैं, तो चार्ज तो कंजर्व रहेगा, चार्ज कंजर्व रहेगा, तो यहाँ देख सकते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी होगा। ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस से निकला है, इसका जनरेशन, इसका जनरेट होने का तरीका अलग है, ये इसलिए हम इसको बीटा पार्टिकल भी बोलते हैं। ये क्या है, तो बीटा डीके हम इसको बोलते हैं, इसको बीटा डीके यहाँ से, मतलब ये जो है ना, ये बीटा डीके बोलते हैं, राइट। समझिए बात, ये बीटा डीके बोलेंगे इसको। और साथ में एक ये हम लगाते हैं एनर्जी बैलेंस करने के लिए, हम बोलते हैं कि ये एंटी न्यूट्रिनो, ये एंटी न्यूट्रिनो जो है यहाँ पे एक हम ऐड करते हैं, जिससे कि हम दोनों तरफ मास को बैलेंस कर पाए, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो न्यूक्लियस से निकला है, देखिए। और नॉर्मली क्या होता है कि जो
जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, वो यहाँ और यहाँ से निकलता है। जब यहाँ से निकलेगा, सपोज करिए सोडियम की बात करें तो सोडियम है, और सोडियम से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बनेगा, Na+, यही तो निकलेगा ना, यही बनेगा ना। मतलब कि ये न्यूक्लियस का नेचर सेम रहा, ये एलिमेंट वही रहा, पहले सोडियम है बाद में भी सोडियम है। तो ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड्स, वैलेंस ऑर्बिट से निकला, वैलेंस ये जो ऑर्बिट में घूम रहा था उससे निकला। तो ये न्यूक्लियस का नेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हो रही है वो क्या हो रही है, वो थोड़ा डिफरेंट हो रही है। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो प्रोटॉन बढ़ जाएगा। एक प्रोटॉन मतलब कि सोडियम पहले था तो सोडियम क्या हो जाएगा, इसका 11 है तो इसका एटॉमिक नंबर 12 हो जाएगा। मतलब ये पूरा एलिमेंट ही चेंज हो गया। इसलिए ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको हम बोलते हैं बीटा। ओके, बीटा बोलते हैं क्यों, क्योंकि इसका ओरिजिन होने का तरीका अलग है, ओरिजिन होने का इसका नेचर अलग है, ओरिजिन होने का तरीका अलग है, ठीक है। बीटा डी के राइट, समझ में। इसी तरह से इसका एक और हम जिसे देखते हैं, क्या देखते हैं, जैसे ये इस तरह से जैसे डीके हुआ, इसका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, ये जिससे न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में और साथ में एक बीटा डीके हुआ, उसी तरह से प्रोटॉन डीके होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, और एक चार्ज है ना इसके पास, मास तो सेम ही हो। यहाँ पे ये बीटा प्लस बोलते हैं इसको, और यहाँ पे न्यूट्रिनो होता है बीटा प्लस, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, और साथ में एक ये बीटा, इसको बीटा प्लस भी बोलते हैं, बीटा प्लस, दिस इज द बीटा प्लस, ठीक है ना, बीटा प्लस। ये है बीटा माइनस, यानी कि ओके। अब इसको सपोज ये वाला है यहाँ पे, अगर बीटा पॉजिटिव निकलेगा तो क्या, बीटा पॉजिटिव निकलेगा तो क्या होगा, तो मतलब बीटा हाँ, इसमें से अगर मैं बोलता हूँ कि एक ये बीटा पार्टिकल निकलेगा तो क्या होगा, बीटा पार्टिकल निकलेगा तो पॉजिट्रॉन बढ़, मतलब एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, प्रोटॉन बढ़ जाएगा मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। देखिए ये एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है जब ये बीटा माइनस निकलता है, राइट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बीटा डी के दैट मेनी न्यूट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ से एटॉमिक एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, मास सेम रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हम 0 लेते हैं, नेग्लिजिबल लेते हैं। बीटा प्लस डीके ए प्रोटॉन चेंजेस इनटू ए न्यूट्रॉन विद, तो जैसा मैंने अभी क्वेश्चंस के थ्रू कर दिया, ठीक है। इमिशन ऑफ ए पॉजिट्रॉन, इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन कैसे होगा, तो जब बीटा प्लस निकलेगा मास में चेंज नहीं होगा लेकिन नंबर कम हो जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि उसका रिएक्शन मैंने दिखाया है। ओके, इस तरह से इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कैप्चर मतलब ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे मतलब एक ऐसा है बीटा प्लस जाने के बराबर है, बीटा प्लस जाने का बराबर है, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन जाने के बराबर है। तो जब जाएगा तो जेड की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। गामा डी के क्या है, तो बेसिकली गामा है क्या, एनर्जी पैकेट है, एनर्जी पैकेट है, ठीक है ना। ये जो क्या होता है कि बेसिकली ये एनर्जी पैकेट है। यहाँ पे ये क्या करेगा, ये सपोज करिए कि इस पे हमने क्या किया, कुछ पार्टिकल से बम्बार्डमेंट किया, तो बम्बार्डमेंट किया तो एक इंटरमीडिएट एलिमेंट बन जाता है, और इंटरमीडिएट एलिमेंट ये क्या होगा, इंटरमीडिएट एलिमेंट ये हाईली मतलब ये हाईली अनस्टेबल होगा, और हाईली अनस्टेबल होता तो फिर से ये कन्वर्ट हो जाएगा, और जब कन्वर्ट होगा तो क्या करेगा, एनर्जी निकालेगा। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और ये एनर्जी निकालेगा, यही एनर्जी हम बोलते हैं कि गामा एनर्जी है, ठीक है ना, गामा है, राइट। तो आप समझ लीजिए कि देखिए एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक सिंगल एटम है, अगर सिंगल एटम है उससे एक टाइम पे या तो अल्फा निकल सकता है, अल्फा पार्टिकल, या उससे बीटा पार्टिकल निकल सकता है, राइट। और एक ही एटम से एक ही साथ अल्फा बीटा दोनों नहीं निकलेगा, या तो अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा। और अल्फा के साथ गामा भी निकल सकता है, गामा जो है वो अल्फा के साथ भी निकल सकता है और बीटा के साथ भी निकल सकता है। गामा क्योंकि फोटोन है, तो फोटोन है, एनर्जी है, तो अल्फा के साथ भी निकल सकता है और बीटा के साथ भी निकल सकता है, राइट। लेकिन एक ही एटम से एक साथ अल्फा बीटा दोनों नहीं निकल सकता है, याद रखना है आपको, ठीक है। लेकिन अब देखिए एक सैंपल है, एक सैंपल में तो हजारों लाखों एटम्स होते हैं,
तो एक टाइम पे एक अल्फा निकाल रहा है तो दूसरा मतलब दूसरा एटम उसी टाइम पे बीटा निकाल रहा है। पूरे सैंपल से पॉसिबल है कि एक ही साथ अल्फा बीटा निकल जाए, लेकिन पूरा जो है ना ये मतलब एक सैंपल से तो पॉसिबल है कि एक ही टाइम में निकल जाए अल्फा बीटा, लेकिन एक ही एटम से दोनों निकले पॉसिबल नहीं है, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं रेडियो एक्टिविटी लॉ। ओके, रेडियो एक्टिव डीके लॉ। जो एलिमेंट होता है हमारे पास, जो एलिमेंट अगर रेडियो एक्टिव कोई मटेरियल लिया, उसका डीके जो होता है वो फर्स्ट लॉ रिएक्शन को फॉलो करता है, जैसे कि आप केमिस्ट्री में करते थे। और ये रेट, इनके डीके होने का रेट डिपेंड करता है कि हमारे पास जो क्वांटिटी है, जो रिएक्टेंट है वो कितना बचा है। जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा उतना ही इसके डीके होने का रेट होगा। जितना यानी कि अब देखिए रेट ऑफ डीके वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना रिएक्टेंट है, जो अमाउंट हमारा जो बचा हुआ है रिएक्टेंट जो ठीक है ना, जो डीके नहीं हुआ है जो अमाउंट, उस पे डिपेंड करता है कि किस रेट से ये डीके करेगा। जितना ज़्यादा वो अमाउंट होगा उतना ही ज़्यादा डीके करेगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा डीके होगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है, वो चीज़ वो उतना ही। अब इसको हम प्रोपोर्शनलिटी के लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे कांस्टेंट दे देते हैं जिसको हम डीके कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना, डीके कांस्टेंट हम बोलते हैं जिसको हम यहाँ पे, ठीक है, डीके कांस्टेंट बोलते हैं। इसको थोड़ा इंटीग्रेट वगैरह करके और ये फॉर्मूला आ जाता है। ये फॉर्मूला होपफुली आपको याद होगा। और ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये किसी भी टाइम इंस्टेंट पे ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और ये किसी भी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन है। और e टू पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, लैम्डा डीके कांस्टेंट है। डीके कांस्टेंट है आपको ये बेसिकली ये टाइम पीरियड के मतलब एक हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ से रिलेटेड होता है। हाफ लाइफ जो होती है, सपोज के लिए हाफ लाइफ क्या है, दिस इज इक्वल टू 0.692 डिवाइड बाय लैम्डा, ये है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ लैम्डा से यानी कि डीके कांस्टेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। जितना मतलब बेसिकली ये डीके कांस्टेंट जो है, डीके कांस्टेंट हाफ लाइफ से रिलेटेड। हाफ लाइफ है क्या, बेसिकली कोई भी कॉन्सेंट्रेशन है वो हाफ होने में कितना टाइम लेता है वो हम बोलते हैं हाफ लाइफ। कोई भी कॉन्सेंट्रेशन, सपोज इस समय कॉन्सेंट्रेशन है कुछ 100 एटम्स है मेरे पास, और 100 एटम्स 50 एटम होने में इतना टाइम लगाता है, वो टाइम को बोलते हैं कि हाफ लाइफ, ठीक है, ये चीज़। और इसके बाद एक एवरेज लाइफ होती है, तो एवरेज लाइफ जो होगी यानी कि टी एवरेज लाइफ 1/लैम्डा हो जाती है, ठीक है। ये दे रखी है मैंने आपको रेफरेंस के लिए, ये रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे आगे चल के दे रखा है। हाफ लाइफ, मीन लाइफ, एवरेज लाइफ या मीन लाइफ, ठीक है। एवरेज लाइफ द मीन लाइफ इज एनालॉगस टू द टाइम कांस्टेंट इन द एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, ओके, आफ्टर ए टाइम। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, मतलब हाफ लाइफ का हम यहाँ पे मीनिंग समझा रहे हैं कि क्या है कि आफ्टर ए टाइम इक्वल टू मीन लाइफ the number of radioactive nuclei and the decay rate have each decreased to 37% of original value, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब देखिए आपको पता है कि चीज़ें, ये चीज़ पता है आपको क्या, तो n इक्वल टू n नॉट e टू पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम के साथ, तो dn बाई डी टी दोनों डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस n नॉट इंटू लैम्डा e टू पावर माइनस लैम्डा टी, माइनस रहेगा यहाँ पे, तो बेसिकली माइनस करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये चीज़ें r हो जाएगा, यानी कि r दिस इज r नॉट इंटू माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको रेफरेंस के लिए दे रखी है यहाँ पे, मतलब कि n जो है इन कॉन्सेंट्रेशन किसी टाइम पे है, तो r जो है r किस रेट से डिके हो रहा है, वो रेट ऑफ डिके भी चेंज होता रहता है टाइम के साथ, रेट ऑफ डिके भी चेंज होता है टाइम के साथ, ठीक है। ये चीज़ इसका कुछ कांस्टेंट है, कुछ स्टैंडर्ड, कुछ कांस्टेंट है, ठीक है, कुछ मतलब कुछ कांस्टेंट्स हैं इसके। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू मैं बता चुका हूँ, कुछ यूनिट है इनके, कुछ यूनिट है, एक्टिविटी का भी यूनिट है, जैसे एक है जो ऐसा यूनिट है वो बैक्टीरियल है, और बैक्टीरियल 1 बैक्टीरियल का मतलब 1 डीके पर सेकेंड। एक और यूनिट है क्यूरी, तो क्यूरी इतने बैक्टीरियल के बराबर होती है, याद रख लेना आपको। एक होता है रदरफोर्ड, तो RD ये भी उसके बराबर। तो यहाँ पे दूसरा फॉर्म भी हम यूज़ करते हैं इसको, उसका दूसरा फॉर्म भी यूज़ करते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट
दैट इज इक्वल एन नॉट इनटू आफ्टर एन हाफ लाइफ, एन हाफ लाइफ के बाद कितना न्यूक्लियाई बचा, तो एन नॉट इनटू 1/2 का पावर एन, और उसको ठीक है, वेयर एन इज, वेयर एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू है क्या, वेयर एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और ये किसके बराबर होगा, तो टोटल टाइम डिवाइड बाई हाफ, ठीक है, टोटल टाइम हाफ इनटू ये है, बस उन्हें टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ। तो परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियाई कितना बचेगा, फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, ये कितना होगा, हाफ पावर एन, तो परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियाई कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है आप कर सकते हैं। इसका ग्राफ हम देख सकते हैं, ग्राफ आप देखोगे इनफाइनाइट टाइम के बाद जो है कॉन्सेंट्रेशन मतलब पूरा कन्वर्ट हो जाता है, वो पूरा जो रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए आफ्टर लॉन्ग टाइम ये इन्फिनिटी पे ये एन नॉट कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कि ये इसको टच करेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस फॉर ए सर्वाइवल ऑफ टाइम टी, तो दैट इज इक्वल एन अपॉन एन नॉट इनटू ई पावर, इसको आप देख सकते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस, ठीक है ना, यहाँ तक हम देख सकते हैं, राइट। ये सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन मेरे ख्याल से जेई मेंस में तो नहीं पूछेगा। इसमें क्या है कि सपोज करो कि रिएक्टेंट है वो डीके होकर कुछ बना, और जो डीके होकर जो क्वांटिटी जो चीज़ बना है वो भी डीके हो रहा है फर्दर, तो हम इसको मतलब ये भी रिएक्टेंट यहाँ पे जो है वो भी डीके हो रहा है, और जो प्रोडक्ट बना वो भी डीके हो रहा है, तो सक्सेसिव डीके बोलते हैं। ये इतना इन डेप्थ तो मेंस में नहीं आएगा आपके काम के, एडवांस में आ सकता है, तो हम उसके लिए अलग से देखेंगे। फिलहाल में मेंस का तो सिलेबस कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो ये सारा हमने क्या किया कि हमने पूरा न्यूक्लियर मतलब पूरा हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं इसको, और होपफुली आप इसको करके और काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप इसको अच्छे से करें। इसका क्वेश्चंस जो हो गए, जेईई मेंस में क्वेश्चंस वगैरह आए हैं, वो क्वेश्चंस का सेशन जस्ट इसके बाद रहेगा, हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगा, आप देख लीजिएगा। ओके, तब तक आप इसको कर लीजिए, ठीक है, थैंक यू। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी इसको फॉरवर्ड करिए और इसको लाइक करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ पाए और आपको काफ़ी अच्छे से हम प्रोवाइड कर पाए हर चीज़, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।